Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So chapter number 2 that is methods of inquiry in psychology हम पढ़ रहे हैं and आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं about the experimental methods in psychological inquiry. जी हाँ, देखो चैप्टर नंबर 2 जो है हमने स्टार्ट कर दिया था और इस चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारे टॉपिक्स को हम हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. आई होप सो आपने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे और अच्छे से सारा कुछ जो है वो समझ लिया होगा. तो बेसिकली हम क्या एक सारी चीजें पढ़ रहे थे. हमने देखा कि साइकोलॉजी में जो रिसर्च होती है या साइकोलॉजी में जो इंक्वायरी होती है, जो साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी करता है तो कैसे करता है, उसमें क्या सारी स्टेप्स होती हैं, क्या सारी मेथड्स होती है, इन सारी चीजों को लेके हम डिस्कस कर रहे थे. और साथ ही साथ में एक साइकोलॉजिस्ट के क्या गोल्स होते हैं इस पर भी हमने डिस्कशन किया. हमने डेटा के ऊपर बात करी कि जो आप जब भी साइकोलॉजी में रिसर्च कर रहे हो या स्टडी कर रहे होते हो तो सबसे पहले आपके पास में एक प्रॉब्लम होती है या कोई एक टॉपिक होता है, कोई एक थीम होती है जिसके ऊपर आप रिसर्च करने वाले होते हो, उससे रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट करते हो. ठीक है, अब जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो उसमें आपके पार्टिसिपेंट कौन होंगे, आप कौन सी मेथड यूज करोगे, आप कौन से टूल्स यूज करोगे, प्रोसेस क्या होगा रिसर्च करने का, इन सारी चीजों को लेकर डिस्कशन होता है. ठीक है, अब ये भी हमने सारा कुछ समझ लिया था. साथ ही साथ हमने ये देखा कि नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा क्या होता है, साइकोलॉजिकल डेटा की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती है. जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उस डेटा में आपके क्वालिटी होना चाहिए. क्या होना चाहिए? क्वालिटी होना चाहिए. अब इसी के साथ साथ में आपका डेटा जो होता है वो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट होता है, तो उस पर आपको फोकस करना होता है. अब डेटा में क्वालिटी होगी तो इसके लिए हमको सही मेथड, सही टूल्स और सही जो है मतलब पार्टिसिपेंट्स को चूज करना होगा, तभी तो हमारे डेटा में क्वालिटी आएगी, तभी तो हमारा डेटा बहुत अच्छा होगा. और जब हमारा डेटा बहुत अच्छा होगा तब हम रिसर्च बहुत अच्छे से कर पाएंगे किसी भी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को लेकर. तो हमने पार्टिसिपेंट्स वगैरह की तो बात करी. अब हम मेथड्स को पढ़ रहे थे साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के अंदर कि जब भी आप साइकोलॉजी में रिसर्च करोगे तो कौन कौन सी मेथड्स आप उसमें यूज कर सकते हो. हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑब्जर्वेशनल मेथड एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने बात करी ऑब्जर्वेशन करके भी आप चीजों को रिसर्च कर सकते हो. जहां पर हमने बात करी कि टू नोटिस थिंग्स, जहां पर आप जिस भी चीज पर रिसर्च करना चाहते हो आप उसको ऑब्जर्व करते हो, आप उसको नोटिस करते हो, और इससे रिलेटेड ढेर सारे एग्जाम्पल्स को हमने पढ़ा. और साथ ही साथ में हमने उसके टाइप्स भी देखे. That is your naturalistic versus controlled observation, your participant and non-participant observation. ये सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया, ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ में किया. अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है या जो आपकी नेक्स्ट मेथड है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की, दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल मेथड. ये जो इतना अभी तक मैंने कहा ये जस्ट एक रिकॉल करवाने के लिए था, ताकि जो भी आपने पहले पढ़ा वो आपको सारा ध्यान रहे और उसको ना भूलो, है ना. तो तभी जो है आगे की चीज जो है अच्छे से क्लियर होगी. सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सपेरिमेंटल मेथड को कि एग्जैक्टली ये मेथड जो है क्या होती है, कैसे इसमें हम साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके कितने सारे टाइप्स होते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी सारे एस्पेक्ट्स हैं, इसकी लिमिटेशंस हो या कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल हो. वेरिएबल क्या होता है, हमने वेरिएबल बहुत बार पढ़ा है, तो वो वेरिएबल क्या होता है, ये सारा सब कुछ डिटेल में हम हमारे आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो बी रेडी विथ योर नोटबुक एंड पेन. तो हम जो है सारे पॉइंट जो भी मैं आपको लिखवाऊंगी, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसे फटाफट नोट डाउन कर लेना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो हम साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आगे जितने भी लेक्चर्स पढ़ोगे, आगे जितने भी कंसेप्ट को पढ़ोगे, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप समझना चाह रहे हो कि लर्निंग एबिलिटीज जो होती हैं कुछ लोगों के अंदर वो बहुत अच्छी होती हैं, तो वो किस तरीके से चीजों को जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, कैसे लर्न कर लेते हैं. अब इसको स्टडी करोगे ना, तो इसको स्टडी कैसे करोगे, कौन सी मेथड यूज करोगे, कौन सा टूल यूज करोगे, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगी. तो इसीलिए जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था वो था कि साइकोलॉजी क्या होती है. तो हमने पढ़ा कि इट इज द स्टडी ऑफ माइंड, बॉडी, सोल, मेंटल प्रोसेसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन बिहेवियर, ये हमने पढ़ा. अब इसके बाद में सेकंड चैप्टर किस पर है कि जो चीज स्टडी कर रहे हो वो कैसे स्टडी करोगे वो आपको पता होना चाहिए. देन हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के मतलब नेक्स्ट चैप्टर्स के ऊपर आएंगे तो वो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. क्लियर है? इतना सब कुछ आ गया समझ में. तो अब हमारे इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं. देखो एक्सपेरिमेंटल मेथड नाम से क्या सजेस्ट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट.
एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं ये आपको जरूर पता होगा। आपने भी अब तक आपके लैब में, साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, केमिस्ट्री में किए होंगे, फिजिक्स में किए होंगे, जियोग्राफी में करे होंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आप अक्सर करते रहते हो। लाइफ में भी हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना। तो जनरली एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, एंड एक्सपेरिमेंट्स आर जनरली कंडक्टेड टू एस्टैब्लिश कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ये जब एक्सपेरिमेंटल मेथड को पढ़ रहे हो ना, तो इस एक वर्ड को या इस एक कंसेप्ट को, दैट इज द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, इसको ना अपने दिमाग में बिल्कुल ऐसे बिठा लेना, ठीक है। तभी एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ना वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। क्या कहा मैंने? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। अब एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो जनरली इस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। जहां पर भी हमको ऐसा दिखता है, कोई ऐसा फिनोमेना, कोई ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमेना जहां पर आप उसके कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना चाह रहे हो या क्या सारी चीजें हो रही है उसको समझना चाह रहे हो, तब आप एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज करते हो। और ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होती है ये दो इवेंट्स या वेरिएबल्स के बीच में होती है। मतलब कॉज इफेक्ट, किसी चीज का कारण क्या है और उस कारण की वजह से हमको क्या इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कॉज मतलब कि कोई भी चीज हो रही है, कोई भी इवेंट हो रहा है, तो उसके होने का कारण क्या है और फिर उस इवेंट के अंदर क्या इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, इस एक चीज को हमको पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है, ठीक है। ये दो चीजें जिसे हम इवेंट्स भी बोलते हैं या जिसे हम वेरिएबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल भी बोलते हैं। ये सारे पॉइंट्स नोट करते चलो। देखो, एक मैंने आपसे क्या बोला, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। फर्स्ट मैंने आपसे ये बोला। सेकंड मैंने आपसे बोला कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, कि ये जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है इसमें हम वेरिएबल्स को भी स्टडी करते हैं, और ये जो भी स्टडी आप करोगे दैट यू विल डू इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग। इन कंट्रोल्ड सेटिंग। कंट्रोल्ड सेटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, अभी ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़कर आए हो, उसमें नेचुरलिस्टिक एंड कंट्रोल्ड सेटिंग आपने पढ़ा था। नेचुरलिस्टिक मतलब जो चीज जैसी है उसी सेटिंग के अंदर जब हम चीजों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको स्कूल में बच्चों के ऊपर किसी तरह की कोई स्टडी करनी, स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर, तो हम क्या करेंगे कि हम उनको उसी सेटिंग के अंदर, स्कूल के ही अंदर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपकी कंट्रोल्ड सेटिंग होती, मतलब वो आपकी नेचुरलिस्टिक सेटिंग होगी कि स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, नेचुरल है, वहां पर आपने बच्चों को स्टडी किया। सेकेंड जो फिनोमेना है कंट्रोल्ड सेटिंग का, इसका मतलब ये है कि जहां पर आप ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई जगह को खुद से, कोई प्लेस को आप खुद से कंट्रोल करते हो, क्रिएट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर जाकर करते हो, ठीक है। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है जिसको आपने लैब के अंदर जाकर किया, तो वो आपका कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर आता है, जहां पर हम जो चीज, मतलब जो भी रिसर्चर है वो एक तरह की सेटिंग बनाता है, फिर उसके बाद में रिसर्च करते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में एक एग्जाम्पल पढ़ा था। आपकी बुक में एक बॉक्स दिया है 2.1, उस बॉक्स के अंदर एक एग्जाम्पल दिया हुआ था। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ था? कि दो रिसर्चर होते हैं जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आपको यहाँ पर जो है, मतलब एक क्वेश्चनर दिया जाएगा, आपको रूम्स के अंदर जाना है और फिर उस क्वेश्चनर को फिलअप करना है। फिर जब वो रूम्स के अंदर जाते हैं तो उसमें स्मोक एंटर करना स्टार्ट हो जाती है। याद है ये वाला एग्जाम्पल या नहीं है? तो वो जो एग्जाम्पल था उसमें जो बताया गया था वो कंट्रोल्ड सेटिंग का एग्जाम्पल था, जहां पर रिसर्चर ने लैब के अंदर कंडीशंस को क्रिएट किया था और फिर रिसर्च करी थी। तो वो कंट्रोल्ड सेटिंग होती है, ठीक है। अगर जिसको नहीं पता ये एग्जांपल तो चिंता मत करो, अभी आगे इसी लेक्चर के अंदर हम इस एग्जांपल को एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से इस एग्जांपल को समझेंगे। अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मेथड को समझो, तब उस एग्जांपल पर हम आते हैं। तो वो होती है आपकी कंट्रोल्ड सेटिंग। और जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट आप करोगे वो जनरली कंट्रोल्ड सेटिंग के ही अंदर होते हैं, जहां पर आप चीजों को क्रिएट करते हो, जहां पर किसी तरह का आप जो है चेंज लाकर और या फिर किसी तरह का कोई चीज क्रिएट करके फिर उसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो। क्लियर है? ये तीन चीजें ध्यान में रखना। एक तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है समझा जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है। दूसरी तरफ ये जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है ये दो वेरिएबल्स के बीच में होती है। और तीसरा ये कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर होती है। कहां होती है? कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर होती है। तो ये मैंने आपको बताया, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, वेरिएबल्स जो जनरली दो वेरिएबल के बीच में होगी और कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर होने वाली, इतना ध्यान रखना। नाउ it is carefully regulated procedure in which changes are made in one factor and its effect is studied on another factor while keeping other related factors constant। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं,
एक फैक्टर में कोई चेंज लाते हैं जिसका इफेक्ट दूसरे फैक्टर में हमको देखने को मिलता है और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये दो वेरिएबल हैं ए और बी, ये दो चीजें हैं या कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी दो चीजें हैं, ये किसी भी तरह से दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं जिन्हें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। आप इस ए में किसी तरह का कोई चेंज लेकर आ रहे हो, क्या लेकर आ रहे हो, किसी तरह का कोई चेंज लेकर आते हो और इस ए में मान लो ये दो पर्सन्स हैं, ठीक है, और आपने ए में किसी तरह का कोई चेंज किया तो आपको उसका इफेक्ट इस बी पर देखने को मिलता है, आपको उसका जो इफेक्ट है वो इस बी पर देखने को मिलता है। तो मतलब आपने इसमें किसी तरह का चेंज लेकर आया, मतलब वो कारण क्या है, वो कारण है ये चेंज, ठीक है, आपने इसमें किसी तरह का कोई चेंज लाया इस फैक्टर में जिसकी वजह से हमको इस फैक्टर में इफेक्ट देखने को मिला। तो जो भी आप चेंज लेकर आए हो वो कॉज है और इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है बी फैक्टर में, दैट इज योर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। और बाकी सारी चीजें जो इन दोनों के आसपास होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी, बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। अब ये बस अभी इतना समझो, अभी कंसेप्ट को समझो, फिर ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ में ये सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो ये जो मैंने आपसे कहा कि ए फैक्टर बी फैक्टर, ए में चेंज लाए कॉज हुआ, रिजल्ट हमको बी में देखने को मिल रहा है इफेक्ट, दैट इज योर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। और आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं वो रहेंगी आपकी कांस्टेंट। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट पर हम आते हैं। सो इन द एक्सपेरिमेंट cause is the event being changed और manipulated। इस एक इवेंट में जहां हम cause effect relationship की बात कर रहे हैं तो ये जो आपका cause है ये क्या है, ये है किसी तरह का इवेंट जिसे हमने चेंज किया है, जिसे हमने मैनिपुलेट किया है, जिसे हमने क्या किया है, मैनिपुलेट किया है, या किसी तरह का चेंज हम उसके अंदर लेकर आए हैं। इफेक्ट इज द बिहेवियर दैट चेंज बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन। और जो इफेक्ट है वो इफेक्ट क्या है कि उस पर्सन, मतलब आपने ए में किसी तरह का कोई चेंज लाए तो बी के बिहेवियर में हमको क्या चेंज या क्या इफेक्ट देखने को मिला, दैट इज योर इफेक्ट। तो बेसिकली ये जो कॉज है, कॉज क्या है, जहां पर आप किसी चीज के अंदर चेंज ला रहे हो, और ये जो इफेक्ट है कि इसमें चेंज लाने की वजह से आपको उसके बिहेवियर में या उस पर्सन में या उस इवेंट में किस तरह का इफेक्ट देखने को मिलता है। समझ में आया, क्लियर हुआ इतनी एक चीज, आई होप सो। इतना जो मैंने अभी तक आपको बताया उसमें कोई डाउट नहीं होगा। जो कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझोगे एग्जांपल्स के साथ में और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल की। हमने ये तो समझ लिया कि कॉज इफेक्ट क्या है। देखो मैंने यहाँ पर आपको दो चीजें बताई। मैंने आपको कॉज इफेक्ट तो बता दिया कि कॉज और इफेक्ट का मतलब कि आप इसमें किसी तरह का कोई कॉज करते हो, कोई चेंज लेकर आते हो तो बी में आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहती हैं, दैट इज योर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, सेकंड मैंने आपसे कहा कि ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में जो भी हम ये रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये ए और बी क्या है, ये ए और बी वेरिएबल ही तो है, ये ए और बी क्या है, वेरिएबल है, दो तरह के वेरिएबल हैं। तो एग्जैक्टली ये वेरिएबल क्या होता है, अब इस एक चीज को समझेंगे। क्या समझेंगे, अब वेरिएबल को समझेंगे। तो अब आप समझो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। You read earlier that in the experimental method, a researcher attempts to establish causal relationship between two variables। अभी आपने ये पढ़ा कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो रिसर्चर जो है किसी तरह की एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बनाता है जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल क्या है, सो अ वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक, नंबर, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड और काउंटेड। जनरली वेरिएबल मतलब कोई ऐसा नंबर, मे बी 1 और 2 नंबर, कोई ऐसी क्वांटिटी, कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ऐसी चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1 ग्लास ऑफ मिल्क, तो आप इसमें मेजर कर पा रहे हो ना कि इट इज 1 ग्लास ऑफ मिल्क, मतलब आप उस ग्लास के अंदर कितना मिल्क होगा इसको आप मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। A variable may also be called a data item। वेरिएबल को डेटा आइटम भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, डेटा आइटम भी कहा जा सकता है। अब जैसे आपकी एज क्या है, जैसे सपोज आपकी एज है 20 ईयर्स, एक एग्जांपल दे रही हूँ, या आपके फ्रेंड की एज है 18 ईयर्स, तो आप इसको मेजर कर पा रहे हो ना, मेजर कर पा रहे हो ना। तो ये दोनों क्या है, ये वेरिएबल्स हैं। आपकी एज वेरिएबल है, आप वेरिएबल नहीं हो, आपकी एज वेरिएबल है।
आपका सेक्स क्या है, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपकी बिजनेस इनकम कितनी है। जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल आपको 50,000 रुपीज बिजनेस से इनकम होती है, तो ये क्या है, ये वेरिएबल है, आपकी इनकम वेरिएबल है, क्योंकि आप इसको काउंट कर सकते हो, आप इसको मेजर कर सकते हो। आपके कितने खर्चे होते हैं, आप कौन सी कंट्री में आपका बर्थ हुआ था, आपका कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपके कितने ग्रेड्स आए क्लास के अंदर, A+ आया, A आया, B आया, B+ आया, आपकी आई का कलर क्या है, ब्लैक है, ब्लू है, या फिर ब्राउन है, या फिर जो है ग्रीन है। तो ये क्या आप बता पा रहे हो ना, उसको आप मेजर कर पा रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, बता पा रहे हो ना उस एक चीज को। आपका व्हीकल किस तरीके का है, इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है, बहुत सारे, मतलब एक तो नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल द पेन दैट यू यूज फॉर राइटिंग इज नॉट अ वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ओके, ये पेन वेरिएबल नहीं है, मतलब मैं इसको जरूर काउंट कर सकती हूँ कि ये एक है, बट ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल क्या एक चीज होती है कि इस पेन के जैसे ही और इस पेन के मतलब ऐसे ही पेन्स इसी शेप में, इसी साइज में, कलर में बहुत सारी वैरायटी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ओके, पेन यू यूज फॉर राइटिंग इज नॉट अ वेरिएबल, बट देयर आर वेराइटीज ऑफ पेन्स अवेलेबल इन डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर, ऑल ऑफ दीज आर वेरिएबल्स। ये पेन है पर ये पेन वेरिएबल नहीं है, लेकिन इस पेन के जैसे और भी बहुत सारे पेन मार्केट के अंदर मिलते हैं और उनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी होते हैं। कोई पेन थोड़ा सा जो है थिन होता है, कोई पेन थोड़ा सा ब्रॉड होता है, कोई पेन ब्लू कलर का होता है, कोई पेन पिंक कलर का होता है, कोई पेन ब्लैक कलर का होता है। तो ये जो वेराइटीज है ना, ये जो वेराइटीज को आप काउंट कर पा रहे हो, दैट इज वेरिएबल। ऐसा समझ में कि वेरिएबल क्या है, जहां आप जिस चीज को काउंट कर सकते हो। सो एनी स्टिमुलस और इवेंट व्हिच वरीज, दैट इज इट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज और चेंजेस एंड कैन बी मेजर्ड इज अ वेरिएबल। तो कोई भी स्टिमुलस, कोई भी इवेंट जो वरी करता है, जो चेंज होता है, जिसमें आप वैल्यू ऐड ऑन कर सकते हो, कम कर सकते हो, जिसे आप मेजर कर सकते हो, दैट इज वेरिएबल। समझ में आया कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल? समझ में आया कि वेरिएबल क्या है? ऐसी कोई भी चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो, जिसमें आप चेंजेस लेकर आ सकते हो, जिसमें आप किसी भी तरीके का कोई भी मैनिपुलेशन कर सकते हो। सो एन ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ इज नॉट अ वेरिएबल बट इट्स एट्रीब्यूट्स आर। तो कोई ऑब्जेक्ट अपने आप में वेरिएबल नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जितने भी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी जो भी सारी क्वालिटीज होती हैं, वो वेरिएबल होती हैं। जैसे ये पेन है, तो ये पेन वेरिएबल नहीं है, लेकिन इस पेन से रिलेटेड जितनी भी वेराइटीज हैं, जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, वो सारे वेरिएबल हैं। आए समझ में? क्लियर हुआ यहाँ पर? अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया एज को लेके, तो 18 इयर्स की एज में अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो 18 ईयर की आपकी एज है, दैट इज नॉट वेरिएबल। लेकिन 18 इयर्स की एज में जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या सारी क्वालिटीज हैं, उनके बिहेवियर में कितने सारे चेंजेस है, दैट इज वेरिएबल। आया समझ में? कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल क्लियर हुआ? एक एक करके चीजों को क्लियर करो, ठीक है? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप समझ में आ गया, अब वेरिएबल भी समझ में आ गया। तो यहाँ पर और एग्जांपल्स को कुछ हम देखें। सो द रूम इन विच यू आर सिटिंग इज नॉट अ वेरिएबल बट इट्स साइज इज देयर आर रूम्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब जैसे आप अभी जिस भी रूम के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, तो वो वेरिएबल नहीं है, लेकिन आपके घर में बहुत सारे रूम्स हैं, उन रूम्स के अंदर डेकोरेशन अलग अलग तरीके का है, किसी रूम में जो है टीवी है, किसी रूम में फ्रिज है। तो ये इस तरीके से जो है डिफरेंट साइजेस ऑफ रूम्स की ही अगर मैं बात करूं कि कोई रूम जो है वो थोड़ा छोटा है, कोई रूम थोड़ा ज्यादा बड़ा है, कोई जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा रूम है, तो वो वेरिएबल हो गए रूम के। ओके, द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल इज अनदर वेरिएबल। आपकी हाइट क्या होगी, वो भी वेरिएबल है। पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, कोई बहुत गोरा है, कोई बहुत काला है, कोई बहुत सांवला है, किसी तरह से ये जो सारी चीजें होती है, ये आपके कलर के बेसिस पर वेरिएबल है। Young people have started dyeing their hair in different colors. Thus, color of hair becomes a variable. आज के समय में जल्दी लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, मेरे भी हो गए 5-6 हो गएंगे। तो क्या होता है कि आप क्या करते हो, उसको छुपाने के लिए आप कलर करते हो बालों के ऊपर। अब जनरली कोई बिल्कुल ब्लैक करता है, कोई ब्राउन करता है, कोई किसी तरीके से और कोई अलग सा चॉकलेट वॉकलेट कलर जो है लेकर आता है, वो वाला कलर करता है। तो ये आपके बाल जो है वो वेरिएबल नहीं है, बल्कि आप उसमें कलर अलग अलग कर रहे हो ना, या जितने भी लोग कलर करते हैं, हेयर को डाई करते हैं, वो कलर जो है वो वेरिएबल है, अलग अलग कलर ऑफ हेयर। ओके, सो वेरिएबल जनरली क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो वेरिएबल। जैसे इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस एक वेरिएबल है, क्योंकि लोगों के अलग अलग लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होता है। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई थोड़ा बहुत एवरेज इंटेलिजेंट है, कोई बहुत ही लो इंटेलिजेंस है, मतलब उसके अंदर चीजों को समझने की बहुत ही कम जो है, मतलब धीरे धीरे चीजों को समझ पाता है, बहुत ही लो लेवल पर है। तो वो इंटेलिजेंस जो है वो एक वेरिएबल है। क्लियर हुआ? आए यहाँ पर समझ में कि वेरिएबल के जितने भी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, एक चीज बस आपको ध्यान में रखनी है कि वेरिएबल वो चीज जो मैनिपुलेट हो सकती है, जिसे आप चेंज कर सकते हो, जिसे आप मेजर कर सकते हो। वेरिएबल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये दो चीजें ध्यान में रखी तो वेरिएबल का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये तो सारे एग्जांपल्स थे आपको समझाने के लिए कि और क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर है?
Thus, the variation can be in the quality or quantity of objects or events. तो वेरिएशन किस में हो सकती है, उस ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकती। अब जैसे मैंने आपसे कहा ये पेन है, अब इस पेन को मैं भले मेजर कर सकूं या मैं इस पेन को देख सकती हूँ या जो भी चीज है, तो ये वेरिएबल नहीं है। लेकिन इस पेन की क्वालिटीज क्या होंगी, इस पेन से रिलेटेड और क्या क्या सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट के अंदर, या इसकी कितनी सारी वेराइटीज मार्केट में मुझे मिलती है, दैट इज वेरिएबल। सो वेरिएबल जो है वो क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के थ्रू हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड वेरिएबल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। We will however focus on the independent and dependent variable. अब वेरिएबल बहुत सारे तरीके के होते हैं, बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ इस हमारे चैप्टर के अंदर अभी हम सिर्फ दो वेरिएबल की बात करेंगे। कौन से दो वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हुआ, आए यहां तक इतना समझ में? तो एक मैंने आपको बताया कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में, दूसरा मैं आपको बता दूं वेरिएबल के बारे में। तो बेसिकली वेरिएबल क्या है आपका, ऐसी चीज जिसको आप चेंज कर सकते हो, कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप चेंज कर सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हो, जिसमें जो ऑब्जेक्ट होगा या जो भी इवेंट है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एट्रीब्यूट नहीं, मतलब वो वेरिएबल नहीं है, बल्कि इस ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जो इसकी क्वालिटीज होंगी, वो वेरिएबल होने वाला है। क्लियर है? तो ये आप अपने हिसाब से, मतलब जैसे भी आपको नोट्स प्रेफर करते हो उस तरह से इसको लिख लो। अब हमने यहाँ पर बात करी कि वेरिएबल बहुत सारी तरह के, मतलब बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पर हम दो वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? तो हमने क्या सारी चीजें पढ़ ली अब तक? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज मतलब जहां आप किसी एक वेरिएबल में कोई चेंज लाते हो तो इसका इफेक्ट हमको दूसरे वेरिएबल में देखने को मिलता है। और इसके साथ में जो वेरिएबल है एग्जैक्टली वो क्या एक चीज है, एक ऐसा इवेंट जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप चेंज कर सकते हो, जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, जिसके एट्रीब्यूट्स को आप जो है मेजर कर सकते हो। तो इस तरह से आपका वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल दो तरह का है, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, जिनको हम यहाँ पर फोकस करेंगे, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाम से क्या सजेस्ट हो रहा है, जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट, है ना। जो आपका किसी पर भी निर्भर नहीं है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। नाउ इट इज दैट वेरिएबल व्हिच मैनिपुलेटेड और ऑल्टर्ड और इट्स स्ट्रेंथ वरीड बाय द रिसर्चर इन द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर जैसे क्या बोला जा रहा है कि दो वेरिएबल हैं आपके पास में, एक है ए वेरिएबल, एक है आपके पास में बी वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसको चेंज किया जा रहा है, विच इज मैनिपुलेटेड और ऑल्टर्ड और इट्स स्ट्रेंथ वरीड बाय द रिसर्चर। अब मान लो यहाँ पर रिसर्चर कौन है, क्या नाम ले लें रिसर्चर का? रिसर्चर का नाम ले लेते हैं अपन विपिन। विपिन कौन है? विपिन है एक रिसर्चर, ओके। और विपिन यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स में जो है मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज कर रहा है, रिसर्च करना चाह रहा है। तो उसने ये देखा कि ये दो वेरिएबल हैं, ओके। अब इसमें उसने चेंज किया कौन से वेरिएबल को? ए वेरिएबल को। तो जो ए वेरिएबल हो गया वो हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया जिसमें चेंज किया गया है। ये कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको ध्यान में रखो। जो भी रिसर्चर है यहाँ पर, उसने जिस भी वेरिएबल में चेंज किया है, किसी तरह का ऑल्टरेशन किया है, किसी तरह का मैनिपुलेशन किया है, या उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कोई चेंज किया गया है, दैट इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इन द वेरिएबल विच द रिसर्चर वांट्स टू ऑब्जर्व और नोट इन द स्टडी। और इस वेरिएबल में चेंज करने से क्या इफेक्ट आएगा, उस चेंज को रिसर्चर स्टडी करना चाहता है। ठीक है, कि जब हमने इस वेरिएबल में चेंज किया तो इफेक्ट क्या होगा इस चेंज को करने से, उसको रिसर्चर को यानी विपिन को स्टडी करना है। In the experiment conducted by Layton and Darley, the researchers wanted to examine the effect of the presence of other persons or reporting of the smoke. So the independent variable was the presence or absence of other persons in the room. अब आ जाओ उस एक एग्जाम्पल के ऊपर जो मैं आपसे बोल रही थी कि अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके बॉक्स 2.1 में दिया गया था। वापस से एक बार उस एग्जाम्पल को हम यहाँ पर समझते हैं। देखो आप जो दो रिसर्चर्स थे, ओके, दो रिसर्चर्स थे, कौन थे? ये जो अभी यहाँ पर आपने नाम पढ़े ना उन दोनों रिसर्चर के, दैट इज योर लेटिन एंड डार्ले। एल और डी, इन नाम से मैं आपको बता रही हूं कि एल और डी जो है ये दो रिसर्चर रहते हैं। अब ये रिसर्च करते हैं किसी एक चीज पर, लेकिन इनको रिसर्च करना होता है तो ये ऐसा बोलते हैं कि ये इनका लैब होता है। ये क्या है? ये है इनका लैब। इस लैब के अंदर है 3 रूम्स। इस लैब के अंदर क्या है? 3 रूम्स हैं, इक्वल रूम्स हैं, ओके। रूम्स जो है वो बिल्कुल सेम है, उनमें रूम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, भले मेरे बनाने में चेंज हो बट रूम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। ये ए रूम है, या 1 लिख लेते हैं, ठीक है।
ये 1 रूम है, ये 2 रूम है और ये 3 रूम है। रिसर्चर बोलते हैं कि हमको एक रिसर्च करना है, एक मतलब किसी तरह की चीज पर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उस रिसर्च के लिए आपको क्वेश्चनायर दिए जाएंगे। तो जब वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो एक यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे इस रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि ये 3 रूम्स हैं, आपको रूम में जाना है एक एक करके, और रूम के अंदर एक पेपर दिया है, एक क्वेश्चनायर है, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको बस उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ओके, ये रिसर्च रहती है। तो वो बोलते हैं हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं रिसर्चर हूं, तो और मेरा एक कोई फ्रेंड है वो भी रिसर्चर है, तो हम दोनों मिलकर कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो हमने ये बोला कि हमको एक रिसर्च करना है, उसमें हमको बच्चों की जरूरत है, स्टूडेंट्स की जरूरत है, तो आप लोग आ जाइए। तो सारे बच्चे आ गए। अब सारे बच्चों से हमने बोला कि ये 3 रूम है, आपको एक एक करके हम रूम के अंदर भेजेंगे, सभी को जो है मतलब 3 रूम के अंदर भेजा जाएगा, और आपको रूम के अंदर एक पेपर मिलेगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब ये चीज होगी, अब बच्चे आ गए सारे, तो अब क्या हुआ, एक एक करके बच्चों को रूम्स में भेजा जाता था। तो जो फर्स्ट रूम में बच्चे जा रहे थे तो वो रूम के अंदर जाते थे, एक चेयर होती थी, उस पर बैठते थे, उन्हें क्वेश्चनायर वहीं पर रखा हुआ मिलता था, उसको भर देते थे, ठीक है। सेकेंड रूम में जो बच्चे गए, ठीक है, सेकेंड रूम में ये बच्चों को नहीं बताया गया, लेकिन किस तरह से क्रिएट किया गया था, किस तरह से सारी चीजें क्रिएट थी। तो जब आप सेकेंड रूम में बच्चों को भेजा गया तो उनने जाकर देखा कि यहाँ पर 2 लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 2 लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक चेयर रखी है उस पर्सन के लिए, ठीक है। अब जो है एक चेयर रखी है उस स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट को हमने जैसे यहाँ भेजा, फिर जब हमने कुछ स्टूडेंट्स को सेकंड रूम में भेजा एक एक करके, तो उनने ये देखा कि 2 और लोग यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो वो जस्ट बैठ गए आराम से, उन्होंने कहा ठीक है बैठे होंगे, सभी रूम्स में होंगे शायद ऐसा, तो वो आराम से बैठ गए और अपना क्वेश्चनायर जो है उसको आंसर करने लगे। थर्ड रूम में जिन बच्चों को भेजा गया था, तो यहाँ पर भी सेम यही चीज थी कि 2 और लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, और फिर यहाँ पर स्टूडेंट को जाके जो है बैठना था, और उसके बाद में क्या करना था, क्वेश्चनर को फिल करना था। लेकिन थर्ड रूम में जितने भी बच्चे गए उनको ये बोला गया था कि किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करना है। क्या बोला गया था कि किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं करना है। ओके, अब ये 3 रूम थे, बच्चों को एक एक करके भेज रहे थे, किसके लिए भेज रहे थे, क्वेश्चनायर को फिल अप करने के लिए। तो इस एक कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर धीरे धीरे करके क्या होता है कि जब बच्चे जाते हैं, यहाँ पर भी गए, यहाँ पर भी गए, यहाँ पर भी गए, अब यहाँ पर अकेले गए थे, यहाँ पर 2 लोग और थे, यहाँ पर गए तो 2 लोग और थे, और बोला गया था रिएक्ट मत करना, ये 3 जो है उनने कंडीशन बनाई। अच्छा, ये जो पूरी एक सेटिंग क्रिएट की गई है ना, कि जिसके अंदर रूम्स बनाए हैं और फिर उसके अंदर बच्चों को भेजा जा रहा है, और फिर 2 लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये होती है कंट्रोल्ड सेटिंग। क्या होती है ये, कंट्रोल्ड सेटिंग। तो जो मैं आपको बता रही थी, वेरिएबल मैंने आपको बता दिया, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मैंने आपको बता दी, तीसरा कंट्रोल्ड सेटिंग ही रह गया था। सो बेसिकली यही कंट्रोल्ड सेटिंग होती है, जहां पर हम चीजों को अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज वेंज मैनिपुलेट करके फिर वहां पर रिसर्च करते हैं। तो जनरली जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो कंट्रोल्ड सेटिंग के ही अंदर होते हैं। अब जैसे ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब बच्चे अंदर क्वेश्चनायर को फिल करने के लिए जाते हैं, रूम्स के अंदर जाते हैं, तो उनको धीरे धीरे करके रूम्स में स्मोक जो है फिल करना स्टार्ट होती है। धीरे धीरे करके क्या होता है कि वेंटिलेशन के थ्रू जो रूम है, रूम के अंदर स्मोक डाली जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप जिस रूम में बैठे हो, धीरे धीरे करके वहां पर धुआं भरने लग जाए, बहुत ज्यादा धुआं होने लग जाए, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने रूम के अंदर बैठे हो और वहां पर एकदम से आप अपना काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बट धुआं भरने लग जाए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले भागोगे कि किसी को बताऊं, जाके बाहर जाऊं, किसी को इन्फॉर्म कर दूं कि मेरे रूम में धुआं आ रहा है, पहले तो मैं यहाँ से भाग लूं, ठीक है। सेकेंडली, मान लो आप रूम के अंदर बैठे और आपके साथ में 2 लोग और बैठे हैं, तो आप क्या करोगे, आप उनको बोलोगे अरे यार ये धुआं कहां से आ रहा है, एकदम से इतना सारा धुआं कहां से आ गया, आप पता लगाओगे, आप रिएक्ट करोगे, जाके करोगे। तीसरी कंडीशन, मान लो कि आप रूम में बैठे हो, आपके साथ में 2 और लोग बैठे, लेकिन आपको बोला रिएक्ट मत करना, आने दे, जितना धुआं आ रहा है आने दो, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ी देर बैठे रहोगे, लेकिन जब वो आपके लिए सफोकेटिंग हो जाएगा तब आप क्या करोगे कि थोड़ा सा रिएक्ट करोगे कि यार इतना ज्यादा धुआं आ रहा है, दैट्स नॉट नॉर्मल, भले आपने मुझे बोला था रिएक्ट मत करना, बट दैट्स नॉट नॉर्मल। ये एक चीज होती है। यहाँ भी यही सेम चीज हुई। यहाँ पर क्या हुआ, जो बच्चे अकेले गए थे रूम के अंदर, जब उन्होंने देखा कि धुआं भरना शुरू हो गया, तो 75% बच्चों ने इस चीज को लेकर रिपोर्ट करी। 75% बच्चों ने इस एक चीज को लेकर रिपोर्ट करी कि रूम के अंदर धुआं भर रहा है। सेकेंड रूम जहां पर 2 लोग और थे, तो उन्हें ये लगा कि यार जब ये दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों रिएक्ट करूं, हो सकता है ये रूम ही कुछ ऐसा हो, तो लेकिन फिर भी जिन लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब था, थोड़ा सा सफोकेटिंग था, तो करीब 36% लोगों ने जो है इस एक चीज को लेकर रिपोर्ट करी बाहर आके कि रूम के अंदर धुआं है। तीसरी कंडीशन, जहां पर ये बोला गया था कि रिएक्ट नहीं करना है, तो ज्यादातर लोगों ने रिएक्ट नहीं करा, बट कुछ ऐसे थे जो जिन्हें बहुत अजीब लग रहा था, तो करीब 10% बच्चों ने जो है इस एक चीज को लेकर रिपोर्ट करी कि रूम के अंदर जो है बहुत ज्यादा धुआं भरने लग गया है।
क्लियर है? ये पूरी रिसर्च थी, ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट जो है चल रहा था। अब यहाँ पर रिसर्चर जानना क्या चाह रहा था, हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ रहे हैं, अब यहाँ रिसर्चर क्या जानना चाह रहा था? यहाँ पर रिसर्चर ये जानना चाह रहा था कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पर्सन्स इन दी रूम, आपका जो बिहेवियर है, ठीक है, आपका जो बिहेवियर है, जो भी पर्सन्स अंदर रूम के अंदर, जो भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनके बिहेवियर में क्या एक चेंज आता है जब कोई और लोग भी रूम के अंदर बैठे होते हैं। ठीक है, जानना क्या है यहाँ पर कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पर्सन्स इन दी रूम, उस एक चीज को वो जानना चाह रहे हैं कि जब स्मोक भरने लग गई तो जब और लोग आपके साथ में बैठे थे तब आपने कैसे रिएक्ट करा, तब आपका रिस्पॉन्स क्या था, तब आपका बिहेवियर कैसा था, आपने उस चीज को रिपोर्ट किया या नहीं किया। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मान लो आप बैठे और आपके साथ में 2 और लोग होंगे, तो आप पहले उन्हें इन्फॉर्म करोगे कि ये क्या हो रहा है, देखो इतना ज्यादा धुआं भर रहा है। अगर वो भी कुछ नहीं करते तब आप बाहर भागोगे। सेकंड थर्ड कंडीशन, जहां आपको ये बोला जाता है कि रिएक्ट ही नहीं करना है, तो आप थोड़ी देर तो रुकोगे, लेकिन जब आपके लिए सफोकेटिंग हो जाएगा तब आप उस एक चीज को रिपोर्ट करोगे। तो ये जो चीज जानना था कि प्रेजेंस या एब्सेंस है दूसरे लोगों का, वो हमारे रिएक्शन पर क्या अफेक्ट करता है, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस एक चीज को नोट कर लो, यहां पर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पर्सन्स। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर समझ में। तो बेसिकली आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जहां पर आप चीजों में चेंज लाते हो। यहाँ पर रिसर्चर ने कैसे चेंज लेकर आया? उसने चेंज ऐसा लग रहा है कि उसने 2 रूम में ऑलरेडी लोगों को बिठाया, तीसरे रूम में उसने लोगों को बिठाया और बोल दिया कि रिएक्ट मत करना। तो ये हमने किसी तरह से जो है उस स्टिमुलस में, उस इवेंट में कोई चेंज, किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन हम लेकर आए थे। तो ये जो हमारी तरफ से हमने चीज करी, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पर आप किसी फैक्टर के अंदर खुद से जो है चेंज लेकर आ रहे हो, वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंडली हम बात करें डिपेंडेंट वेरिएबल की, सो द वेरिएबल्स ऑन विच द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। वो चीज जिसके ऊपर जो है इस चेंज का अफेक्ट होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे यहाँ पर देखो आप कि जब हमने यहाँ पर पढ़ा था वेरिएबल्स को, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब 2 वेरिएबल होते हैं तो आप एक वेरिएबल के अंदर चेंज लेकर आते हो और इस वेरिएबल में जो चेंज आएगा उसका इफेक्ट मुझे सेकंड वाले पर देखने को मिलेगा। तो ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, इसमें तो मैंने खुद से चेंज लेकर आया था। लेकिन जब मैं बी वाले वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें जो इफेक्ट होगा वो इस वेरिएबल में चेंज होने की वजह से आया है। समझ में आया कि इसमें जो इफेक्ट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें चेंज आया, तो ये वाला वेरिएबल ए के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। आया समझ में? क्लियर हुआ यहाँ पर? तो वो चीजें जिसके अंदर हमको इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो एग्जांपल से समझे। सो डिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द phenomena the researcher desires to explain. It is expected that change in the dependent variable will ensue from change in the independent variable, and the frequency of reporting of smoke in the above case was the dependent variable. अब जैसे यहाँ पर हम जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, तो हमने यहाँ पर क्या बात करी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जहां पर आप चेंज लेकर आ रहे हो। तो आपने चेंज किसके अंदर लेकर आया कि कौन लोग प्रेजेंट रहेंगे रूम के अंदर, कौन लोग प्रेजेंट नहीं रहेंगे। आपने एक और चेंज लेकर आया कि आप उसके अंदर स्मोक भरना शुरू कर दिए, आप उसके अंदर स्मोक भरना शुरू कर दिए। तो रूम के अंदर ये सारे चेंजेस कौन लेकर आए? जो भी इंडिपेंडेंट मतलब जो भी रिसर्चर्स हैं जो इस रूम के अंदर इतने सारे चेंजेस लेकर आए, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और फिर उसके बाद में इस चेंज लाने की वजह से जो स्मोक फिल हो रही थी, तो उसको लेके कितने बच्चों ने रिएक्ट करा, उसको लेके कितने बच्चों ने रिएक्ट करा या रिपोर्ट करा कि रूम के अंदर जो है स्मोक आ रही है। तो ये हमको इफेक्ट देखने को मिला ना कि जो भी चेंज हमने यहाँ पर रूम्स के अंदर किया उसका इफेक्ट हमको ये देखने को मिला कि कितने स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट करा स्मोक को। तो रिपोर्टिंग ऑफ स्मोक इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल। रिपोर्टिंग ऑफ स्मोक जो है आपका वो क्या है? वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? आया यहाँ तक इतना समझ में? क्या एक चीज मैंने आपसे कही कि जहां पर हम किसी चीज में चेंज लेकर आ रहे हैं तो वो चेंज लाने की वजह से हमको दूसरी चीजों में इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि हम चेंज लेकर आए जो भी सारी रूम की सेटिंग्स थी, और इसका इफेक्ट हमको ये देखने को मिला कि उन रूम की सेटिंग्स की वजह से कितने बच्चे जो है रिपोर्ट करते हैं स्मोक को। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। आए यहाँ पर समझ में? सो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है आपका वो चीज होती है जो कि रिसर्चर एक्सप्लेन करना चाहता है। इस स्टडी के अंदर रिसर्चर ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया तो उसका फोकस क्या था? उसका फोकस ये था कि जब आपके साथ में और भी लोग प्रेजेंट होते हैं
तब आपके बिहेवियर में किस एक तरीके का चेंज आता है। तो इसको समझने के लिए उन्होंने एक पूरी सेटिंग क्रिएट करी जहां पर उन्होंने वेरिएबल्स के अंदर चेंज किया। जब उन्होंने वेरिएबल्स के अंदर चेंज किया तब उनको इस रिलेशनशिप के बारे में, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में पता चला और उन्हें यह समझ में आया कि क्या एक बिहेवियर होता है। तो उन्होंने ये देखा कि जब आप ज्यादा लोगों के साथ में होते हो या फिर जब आप ग्रुप में होते हो तो कहीं ना कहीं एक जो मतलब ऐसी चीज होती है ना कि एक जो डर है कहीं ना कहीं वो आपके अंदर खत्म हो जाता है, आप शायद थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और जब आप अकेले होते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेते हो। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जिस रूम में कोई भी प्रेजेंट नहीं था और बच्चा अकेला जा रहा था क्वेश्चनर को फिल करने के लिए, तो उसमें से 75% स्टूडेंट्स ने रिएक्ट किया क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये स्मोक जो है हो सकता है कहीं आग वाग तो नहीं लगी है, कहीं ये स्मोक जो है मेरे को किसी तरह का हार्म ना कर दे, तो इसलिए उन्हें रिएक्ट करा। तो ये उनकी स्टडी जो थी वो इस एक चीज पर बेस्ड थी। यहाँ पर समझ में इतना क्लियर हुआ। तो the frequency of reporting of smoke in the above case was dependent variable and thus the independent variable is the cause and dependent variable the effect in any experimental situation। तो independent variable इसलिए क्या होता है, independent variable कारण होता है, कॉज होता है कि आपने चेंज किया तो वो उसका कारण था, और इफेक्ट जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। समझ में आया? तो ये जो यहाँ पर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप आप पढ़ रहे थे, उस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के अंदर ये ध्यान में रखो कि ये जो कॉज है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो आपका इफेक्ट है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वेरिएबल दो तरह के होते हैं और वेरिएबल ये होते हैं। यहां तक आया इतना समझ में? तो जब आप एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज करते हो तो जनरली आप दो वेरिएबल को ढूंढते हो, ठीक है? आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना चाह रहे होते हो और इसीलिए आप एक्सपेरिमेंटल मेथड को करते हो। अब जैसे इसमें एक और एग्जांपल आता है, इसमें एक एग्जांपल ये आता है कि जैसे मान लो आप स्पोर्ट्स का मतलब आप फुटबॉल का मैच देखने गए थे, ठीक है? अब फुटबॉल का मैच चल रहा है, एक ग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है और इसमें फुटबॉल का मैच चल रहा है और ये यहाँ पर मैच चल रहा है, मतलब इधर अंदर जो है मैच चल रहा है और ये जो सारे हैं ये सभी परफॉर्मर्स हैं, मतलब ये सभी जो हैं एथलीट्स वगैरह। एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ और यहाँ पर सारी ऑडियंस बैठी हुई है। यहाँ पर कौन बैठी है? सारी ऑडियंस जो है यहाँ पर बैठी हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल हमको ये जानना है कि ऑडियंस के चीयर करने से, ऑडियंस के चीयर करने से किसी जो भी यहाँ पर जैसे हम बोले एथलीट है उसकी परफॉर्मेंस में हमको क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या कहा मैंने आपसे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं फुटबॉल जो है मैच में मैं भी पार्टिसिपेंट हूँ और मैं मैच खेल रही हूँ और मेरे को करीब 200 पीपल देख रहे हैं, ठीक है? करीब 200 पीपल मुझे देख रहे हैं। वो 200 पीपल कौन है? वो ऑडियंस हैं। तो अब वो ऑडियंस मुझे चेयर करेगी, यस सलोनी डू, आप कर सकते हो, यस और बहुत अच्छे से करो, ऐसे होता है ना, जनरली चेयरिंग ऐसी की जाती है। तो अब ऐसे जो है मुझे चेयर कर रहे हैं, तो उनके चेयर करने से मेरे गेम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? क्या मैं और ज्यादा बहुत अच्छे से प्ले कर पा रही हूँ और अच्छे से जो है अपनी पूरी एबिलिटीज को, कैपेसिटीज को, सारी चीजों को यूज करके और जो है बहुत स्ट्रांग मतलब बन के और फिर जो है खेल रही हूँ? तो उस एक चीज को हमको समझना है। तो यहाँ पर कॉज क्या है, कारण क्या है? कारण है कि ऑडियंस आपको चीयर कर रही है, मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपने ऑडियंस की चीयर जो वो कर रहे हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कॉज है। और उस कॉज की वजह से आपकी परफॉर्मेंस में मुझे क्या इफेक्ट देखने को मिला उसको मैं पढ़ूंगी इस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके। आया समझ में? इतने में भी कोई डाउट तो नहीं है? आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी अभी तक जितना पढ़ा। नेक्स्ट है वन मस्ट रिमेंबर दैट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इंटरडिपेंडेंट। अब ये एक चीज भी हमको समझनी चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल अलग रहेगा और डिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल अलग रहेगा, दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ऑल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूजन बाय द रिसर्चर इज नॉट द ओनली वेरिएबल दैट इन्फ्लुएंसेस द डिपेंडेंट वेरिएबल। एनी बिहेवियरल इवेंट कंटेन्स मेनी वेरिएबल्स एंड इट ऑल्सो टेक्स प्लेस विद इन अ कंटेक्स्ट। अभी देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया उन्होंने कि ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ही मैं सारा एक्सपेरिमेंट कर लूं और डिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ रहे हो। आप सिर्फ कारणों को तो पढ़ नहीं रहे हो, आप सिर्फ इफेक्ट को तो पढ़ नहीं रहे हो। अगर आप इफेक्ट को पढ़ रहे हो तो आपको कारण पता होना चाहिए, अगर आप कारण को पढ़ रहे हो तो आपको इफेक्ट पता होना चाहिए, है ना? अगर आप कॉज को पढ़ रहे हो तो आपको उसका इफेक्ट पता होना चाहिए। तो आप कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ रहे हो और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? आपको दोनों ही वेरिएबल के बारे में जो है पता होना चाहिए और दोनों इंटरडिपेंडेंट है, आप दोनों को अलग अलग करके नहीं समझ सकते। सेकेंडली ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही नहीं होता है जिसमें चेंज लाके या जिसको इन्फ्लुएंस करके हम डिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं
बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं इफेक्ट को, मतलब इफेक्ट जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप में हम कॉज क्या बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आप किसी तरह का चेंज उसके अंदर लेके आ रहे हो, कुछ इन्फ्लुएंस आप उसको कर रहे हो, मैनिपुलेट आप उसको कर रहे हो। तो ये मैनिपुलेशन सिर्फ और सिर्फ किसी एक इवेंट में ही नहीं होती है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम जो है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आर चूजन बिकॉज ऑफ द रिसर्चर्स थ्योरेटिकल इंटरेस्ट। लेकिन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस का पर क्या अफेक्ट पड़ता है जब ऑडियंस उसको चीयर करती है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजों पर ध्यान दिया है। किस एक चीज पर ध्यान दिया? एक मैंने ऑडियंस जो है वो जो चीयर कर रही है, ऑडियंस जो चीयर कर रही है इसके ऊपर एक मैंने ध्यान दिया, और दूसरा मैंने ध्यान दिया परफॉर्मेंस के ऊपर, जो भी एथलीट है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर मैंने ध्यान दिया। बाकी सारी चीजों को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। अब बाकी सारी चीजें यहाँ पर क्या है? बाकी सारी चीजें यहाँ पर ये हो सकती हैं कि हो सकता है ये जो परफॉर्मर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम किसको ले लें यहाँ पर, किसका एग्जाम्पल लें, कोई भी, चलो एक्स पर्सन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये एक्स पर्सन की परफॉर्मेंस में देखना चाह रही हूँ। हो सकता है ये एक्स पर्सन ने करीब 3-4 मैच ऑलरेडी खेल लिए हैं और उसके बाद में ये 5th मैच को खेल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी एक जो मतलब वो होती है ना, क्या बोलते हैं, एक जो उसकी पावर है, एक जो उसकी एबिलिटी है, कहीं ना कहीं उस पर तो असर पड़ ही रहा है। दूसरी तरफ मान लो कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी ग्राउंड के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो गर्मी से उसके अंदर की जो मतलब एक जो एनर्जी है कहीं ना कहीं वो लो हो जाएगी। तो ये सारी जो और भी फैक्टर्स है ना जो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करें, और भी तो फैक्टर्स हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे। हो सकता है वो बहुत ज्यादा थक गया है 3-4 मैच खेलने के बाद में, हो सकता है बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, हो सकता है उसको जो है मतलब किसी तरीके से बहुत ज्यादा वो मेंटली प्रेशर में था और फिर वो खेलने आया है। तो ये 3-4 चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन सारी चीजों को रखते हैं कांस्टेंट, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं कांस्टेंट, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ये जो 2 वेरिएबल्स हैं इसमें आपने चेंज किया और इसमें हमने इफेक्ट देखा, बाकी आसपास की सारी चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट। तो हमने जब ऑडियंस ने चीयर करना स्टार्ट किया तो इसकी परफॉर्मेंस में क्या अफेक्ट पड़ा, हमको बस इतना देखना है। हमको ये नहीं देखना है कि ये थका हुआ था, इसके ऊपर किसी तरह का कोई मेंटल प्रेशर हुआ था, या फिर इसको जो है किसी तरीके से मतलब ये बहुत गर्मी की वजह से ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। ये चीजें हमारे लिए कांस्टेंट रहेंगी। हमें ध्यान किस पर देना है कि ऑडियंस चीयर करिए, उसके बाद में ये कैसा परफॉर्म करता है। तो ये एक चीज यहाँ पर कही जाती है कि आप जब भी रिसर्च कर रहे होते हो तो आपका जो रिसर्चर है या जो भी आप रिसर्चर हो, आपका थ्योरेटिकल इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस एक चीज को फोकस करो, सारी चीजों के ऊपर तो आप रिसर्च कर नहीं सकते, आपको एक पर्टिकुलर फिनोमेना को लेना होगा। तो यहाँ पर भी आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में से सिर्फ उसी को चूज करते हो जो आपकी रिसर्च के लिए रेलिवेंट है, बाकी चीजों का आप ध्यान नहीं देते। अब जैसे मान लो मैं तो रिसर्च कर रही हूँ सिर्फ एक एथलीट की परफॉर्मेंस पर कि जब ऑडियंस चीयर करती है तो एथलीट की परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट आता है। मैं तो सिर्फ इतनी चीज को स्टडी कर रही हूँ, मैं क्यों ध्यान दूंगी कि उस पर मेंटल प्रेशर था या वो जो है उसकी एबिलिटी जो है मतलब वो बहुत ज्यादा थक चुका था, मैं इस एक चीज पर क्यों ध्यान दूंगी। मेरा तो फोकस है बस ये 2 चीजों के ऊपर। और अगर मैं इन चीजों पर भी ध्यान देने लगूंगी तो शायद एक जो मेरा रिसर्च का पूरा मतलब फोकस है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए जो रिसर्चर होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख के फिर स्टडी करता है। However, there are many other relevant or extraneous variables that influence the dependent variable, but the researcher may not be interested in examining their effects. तो मतलब वही है कि बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एक एथलीट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, बट इसका मतलब इससे जो है रिसर्चर लेकिन इसकी तरफ फोकस नहीं करता है, वो सिर्फ किस पर फोकस करता है? जो उसको पढ़ना है। These extraneous variables need to be controlled in an experiment so that a researcher is able to pinpoint the cause and effect relationship between independent and dependent variable. तो ये जो बाकी दूसरे फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स बोल रहे हैं, इनको हमको कंट्रोल करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट में। इन सारी चीजों को हम अगर कंट्रोल कर लेंगे तब हम इस एक चीज पर जो है फोकस कर पाएंगे, तभी हम इस कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप को समझ पाएंगे, तभी हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो इसीलिए जितने भी एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं या जितने भी और भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं, हमको उनको कांस्टेंट रखना होता है और हमको सिर्फ और सिर्फ जो हमारा फोकस है उसको ध्यान में रखते हुए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बनाना पड़ता है।
समझ में आया इतना? आई होप सो। अभी तक जितना भी पढ़ा उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी तक हमने क्या सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया कि सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंटल मेथड होती क्या है, तो जिसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझा जाता है, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, कंट्रोल्ड सेटिंग होती है। कंट्रोल्ड सेटिंग मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, वो मैंने आपको बता दिया, इंडिपेंडेंट बता दिया, डिपेंडेंट बता दिया, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं उसको आपको कंट्रोल करके रखना पड़ता है ताकि आप अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छे से कर पाओ। यहां पर मैंने अपने इतने सारी बातों को जो है खत्म किया, समझ में आया, क्लियर हुआ इतनी सारी चीजें। अब नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। अब कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे, कैसे बाकी दूसरी चीजों को कंट्रोल करके रखोगे, इस एक चीज को यहां पर समझते हैं। ओके, सो देखो, एक्सपेरिमेंट जनरली इन्वॉल्व 1 और मोर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड 1 और मोर कंट्रोल ग्रुप्स। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको एक या उससे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स भी चाहिए और आपको कंट्रोल ग्रुप भी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होना चाहिए और आपके पास में कंट्रोल ग्रुप भी होना चाहिए। तो एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है? इन विच मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर एक्सपोज्ड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल manipulation. The control group is a comparison group that is treated in every way like the experimental group except that the manipulated variable is absent in it. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है? जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम किसी तरह का कोई चेंज कर रहे हैं, कि जिसके ऊपर हम किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वो होगा आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और जो कंट्रोल ग्रुप होता है आपका वो एक कंपैरिजन ग्रुप है। मतलब कि ये जो ग्रुप है इसको आप ट्रीट पूरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की ही तरह करोगे, बट आप इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं लाओगे। समझ में आया क्या एक चीज की? मैंने आपको इतनी चीज समझो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मतलब वो ग्रुप जिसमें आप मैनिपुलेशन कर रहे हो, कंट्रोल ग्रुप मतलब जिसमें आप कोई चेंज, कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हो। For example, in the study by Layton and Darley, there were 2 experimental groups and 1 कंट्रोल ग्रुप। अब देखो क्या सारी चीज यहाँ पर कही, उन्होंने कहा कि जब लेटिन और डार्ले ने स्टडी करी, कौन सी स्टडी की बात हम कर रहे हैं, जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करी कि कैसे उन्होंने जो है ये पूरा एक लेबोरेटरी सेटिंग उन्होंने बनाई, कंट्रोल्ड सेटिंग उनकी थी, और यहाँ पर कैसे 3 रूम्स थे, कैसे स्टूडेंट्स को भेजा, फिर कैसे उसमें स्मोक आना स्टार्ट हुई, कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया, कितने बच्चों ने रिपोर्ट नहीं किया। इस एक पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास में 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे और हमारे पास में एक कंट्रोल ग्रुप था। अब मैंने आपसे क्या कहा? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा ग्रुप? जिसमें आप चेंज कर सकते हो, जिसमें आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल ग्रुप जिसमें आप चेंज नहीं करोगे। समझ में आया? क्लियर हुआ इतनी एक चीज? तो अभी मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है? इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि बाकी चीजों के साथ में कंफ्यूज ना हो। ये आया समझ में? अब यहाँ पर कैसे हमारे पास में 2 एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल ग्रुप हुआ करते थे, इसको समझो। सो एज you may have noted, the participants in the study were sent to 3 types of rooms. In one room no one was present. ये था आपका कंट्रोल ग्रुप, वो वाला रूम जिसमें कोई भी प्रेजेंट नहीं था, वो कंट्रोल ग्रुप था। अब वो कंट्रोल ग्रुप इसलिए था क्योंकि आपने इस वाले रूम में कोई चेंज नहीं किया था। यहाँ पर आपने जैसे बच्चों को बोला था सेम वैसी ही चीज हुई थी। जैसे आपने बोला था कि आपको रूम के अंदर जाना है, क्वेश्चनर मिलेगा, आपको उसको फिल करना है, आपको उसको बाहर आ जाना है, यहाँ पर वही सारी चीज मिली। लेकिन आप देखो सेकंड और थर्ड ग्रुप में क्या हुआ कि जब बच्चे यहाँ पर गए तो उन्होंने देखा अरे 2 लोग तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। थर्ड वाले में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि 2 लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है और बोल रहे किसी भी कंडीशन में रिएक्ट मत करना। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में रहो, रिएक्ट मत करना। तो इसमें आपने चेंजेस करे। इसमें आपने क्या चेंज करे कि 2 लोग को ऑलरेडी बिठा के रखा, इसमें आपने देखा कि 2 लोग तो हैं और साथ ही साथ में किसी भी तरह से आपको रिएक्ट नहीं करना, ये एक चीज हमने बोली गई। तो ये एक तरीके का मैनिपुलेशन जो है हमने इन 2 ग्रुप्स के अंदर किया, ठीक है? ये जो एक मैनिपुलेशन है ये हमने इन 2 ग्रुप्स के अंदर किया, इसलिए ये दोनों कौन से हो गए? ये दोनों हो गए आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स और ये हो गया आपका कंट्रोल ग्रुप जिसमें किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन जो है वो नहीं किया गया। So of the 2 experimental groups, one group was instructed not to do anything when smoke filled in the room and the other group was not given any instructions. So after the experimental manipulation occurred, the performance of the control group measured in terms of reporting of smoke was compared with that of the experimental group. जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, जब आपने उसमें स्मोक वगैरह सारा फिल कर दिया और जब बच्चों की रिपोर्ट वगैरह आ गई, तो जब आपने एनालाइज किया तो आपने देखा कि जो बच्चे जो बच्चे अकेले बैठे हुए थे और जब उसमें जो है मतलब स्मोक आने स्टार्ट होती है तो 75% बच्चे रिपोर्ट करते हैं,
फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जहां पर पार्टिसिपेंट को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए थे, बस सिंपली 2 लोग बैठे हुए थे, उसमें से 36% लोगों ने जो है रिएक्ट करा। और जो ग्रुप जहां पर बोला गया था कि किसी भी सिचुएशन में आपको जो है मतलब रिएक्ट नहीं करना है, वहां से सबसे कम रिपोर्ट्स हमारे पास में आती हैं। सो इट शुड बी नोटेड दैट इन एन एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट फॉर द एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन अदर कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट फॉर बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स। अब देखो यहाँ पर बस एक चीज हमको ध्यान रखनी है, जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज करके कोई स्टडी कर रहे हैं, तो ये कि एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन के अलावा बाकी सारी चीजों को हमको कांस्टेंट रखना है, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल दोनों ही ग्रुप्स के अंदर। अब जैसे देखो यहां पर हमने बात करी कि ये हमारा कंट्रोल ग्रुप था, इसमें हमने कोई चेंज नहीं लेकर आए। ये दोनों हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे, इसमें हमने चेंज किए। 2 लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है, 2 लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है विद नो रिएक्शन, ये हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। इसके अलावा ये जो आपने एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन किया है कि आपने ऑलरेडी लोगों को जो है प्रेजेंस एब्सेंस उसका रखा हुआ है रूम के अंदर, इनके अलावा आपको बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखना है। बाकी सारी चीजों को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। जैसे अभी हमने डिस्कस करा यहाँ पर कि जो एथलीट की परफॉर्मेंस है उसको हमको सिर्फ ऑडियंस के चीयर के साथ में ही रिलेट करना है, इसके अलावा वो थका हुआ है, उसको मेंटल प्रेशर है, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर भी आपको जो है सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट वेरिएबल्स को ही कंट्रोल करना है, जो कि डिपेंडेंट मतलब आपको उनको कंट्रोल करना है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब ऐसे सारे वेरिएबल्स जो और एक्सटीनियस वेरिएबल जो प्रेजेंट है आपको उसको कंट्रोल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि स्मोक की स्पीड जो है रूम्स के अंदर, उसमें आपने कोई चेंज कर दिया। जैसे मैंने आपसे बात कही कि एक रूम ये है, एक रूम ये है और एक रूम ये है, तीनों रूम बिल्कुल सेम है, तीनों में बस हमने चेंज क्या किया कि हमने लोगों को बिठाया हुआ था। ये बस 3 रूम के अंदर हमने चेंज किया था। स्मोक तो हमारे एक्सपेरिमेंट का ही पार्ट था। अब जैसे आप स्मोक रूम्स के अंदर फिल हो रही है, तो मान लो इस वाले रूम में बहुत तेजी से फिल हो रही है, इस वाले रूम में थोड़ा धीरे हो रही है, इस वाले रूम में बहुत ही धीरे धीरे हो रही है। तो ये आपने क्या किया, ये आपने कहीं ना कहीं जो है एक्सपेरिमेंट के अंदर और सारे जो है वेरिएबल्स या चेंजेस आप लेकर आ गए, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखना। आपको ऐसा नहीं करना, आपको मतलब ये चीज पे कंट्रोल करना है। ऐसा ना हो कि स्मोक की स्पीड आपने बढ़ा दी, आपने स्मोक जो टोटल अमाउंट ऑफ स्मोक है रूम्स में उसको कहीं जो है कम ज्यादा कर दिया, फिजिकल एंड अदर कंडीशंस ऑफ द रूम्स जो है वो सारी चीजें मतलब सिमिलर रहे। ऐसा ना हो कि आप उसमें चेंजेस कर दो। तो ये कंट्रोल आपको रख के रखना है। दूसरी चीज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स वाज डन randomly, a method that ensures that each person has an equal chance of being included in any of the groups. If in one group experimenter had included only males and in the other group females, the results obtained in the study could be due to the differences in gender rather than due to experimental manipulation. तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, उसमें ये एक चीज है कि अब जैसे आपने रूम का साइज तो बदला नहीं, आपने स्मोक कम ज्यादा आएगी ये चीज तो आपने बदली नहीं, वो सारी चीजें कांस्टेंट थी। इसके साथ में हमने ये एक और चीज करी कि जो बच्चे रूम्स के अंदर जा रहे थे ना वो रैंडमली जा रहे थे। रैंडमली का मतलब कोई बच्चे को यहाँ भेज दिया, कोई को यहाँ भेज दिया, कोई को यहाँ भेज दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपने सिलेक्ट करा था। ऐसा नहीं था कि इस रूम के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो फीमेल्स जाएंगी और इस वाले रूम के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ सारे मेल्स जाने वाले। अगर आप ऐसा कोई जो है मतलब कोई चेंज कोई मैनिपुलेशन कर देते तो कहीं ना कहीं वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करने लग जाता। मतलब जो इफेक्ट हम देखना चाह रहे थे शायद वो नहीं मिलता। हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा फीमेल्स थी तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मतलब ये एक हो सकता है ना कि आप ऐसा एक चीज बना सकते थे, आप ऐसी एक चीज सोच सकते थे कि फीमेल्स थी और फीमेल्स थी तो अकेले में डर गई इसलिए ज्यादा रिपोर्ट करेंगे, शायद मेल्स होते तो उतनी रिपोर्ट नहीं करते। बट हमने जब रैंडमली सबको भेजा तब तो हमको सही रिजल्ट देखने को मिला। अगर हम ऐसा कुछ चेंज कर देते इसके अंदर तो शायद हमारा जो कंक्लूजन है ना वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं आता और वो ये हो जाता कि आपने एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन के अलावा बाकी चीजों की वजह से ऐसे रिजल्ट हमको देखने को मिले। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि बाकी सारे फैक्टर्स को आपको कांस्टेंट रखना है। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस को मुझे बस देखना है कि जब आपको लोग चीयर करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लो आपको स्कूल असेंबली में एक मतलब ऐसे बोला गया था कि 15 अगस्त को आपको जो है स्कूल असेंबली में एक पूरी वो देनी है, क्या देनी है, स्पीच देनी है। और इसके बाद में सारे बच्चे बैठेंगे, टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, इवन कुछ गेस्ट को भी शायद बुलाया गया होगा स्कूल के अंदर और फिर आपको जो है स्पीच देनी है। तो बस इतनी सी चीज है, आपको स्पीच देनी है और आपके सामने लोग बैठे हुए हैं। अब वो अगर आपको चीयर करते हैं या मान लो आपकी कोई डांस परफॉर्मेंस थी, मान लो आपकी कोई डांस परफॉर्मेंस थी, आप डांस कर रहे थे, बच्चे बड़ा चीयर कर रहे थे, बहुत ऐसे खुश थे, तो आप और कॉन्फिडेंस के साथ में डांस करोगे। लेकिन वहीं आपको ऐसा लगे कि यार बोर हो रहे हैं शायद कोई मेरा डांस देख के, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है। ये चीज आपने भी देखी होगी, आपने भी नोटिस करा होगा इस एक चीज को।
तो जनरली क्या होता है कि जब आपको जैसे ऑडियंस बैठी आपको चीयर कर रही तो आपको और मजा आता है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं शायद बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तभी तो इन लोग को पसंद आ रही है मेरी ये एक चीज, तो आप उसमें और अच्छे से परफॉर्म करते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ ये बोल रही हूँ कि अगर ऑडियंस चीयर कर रही है तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है, अगर ऑडियंस चीयर नहीं करेगी तो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। बस इतनी सी चीज है। कॉज कहाँ है? ऑडियंस की चीयरिंग। कारण क्या है? ऑडियंस की चीयरिंग। इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? मेरी डांस परफॉर्मेंस के ऊपर या आपकी डांस परफॉर्मेंस के ऊपर। अब इसके बाद में मान लो मैं ये कहूं कि ये डांस परफॉर्मेंस के पहले मेरी बहुत सारी जो है मतलब परफॉर्मेंसेस ऑलरेडी हो चुकी थी, या इसके पहले मैंने बहुत सारा काम किया था मैनेजमेंट से रिलेटेड, या फिर मैं ये कहूं कि मेरे पैर में चोट लग गई थी, या फिर मैं ये कहूं कि मैं घर से आज डांट खा के आई थी, या मैं ये कहूं कि मैंने दिन भर से खाना नहीं खाया था और शाम को मेरी डांस परफॉर्मेंस थी। तो ये सारी चीजों को अगर मैं ध्यान में रखूंगी तो फिर ऐसा होगा कि ऑडियंस तो चीयर कर रही थी पर ये भूखी थी, इसलिए ये इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई और डांस करते करते गिर गई, या लड़का था लड़की जो भी थी, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं। तो मुझे वो चीजों को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर मैं उस चीज को ध्यान दूंगी तो मैं ये कभी पता लगा ही नहीं पाऊंगी कि ऑडियंस के चीयर करने से डांस परफॉर्मेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे सिर्फ कॉज और सिर्फ इफेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, मेरी बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज करके कोई साइकोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी करना चाह रहे हो। समझ में आ गया? क्लियर है ये चीज? इसके अलावा कोई डाउट तो नहीं, मतलब अभी जितना पढ़ा उसमें तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसके बाद में, सो ऑल रेलिवेंट वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज दैट माइट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल नीड टू बी कंट्रोल। तो इसीलिए वो सारे वेरिएबल्स जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कहीं ना कहीं हमारे इफेक्ट को अफेक्ट करेंगे या उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, तो हमको उसको कंट्रोल करके रखना चाहिए। नाउ दीज आर ऑफ 3 मेजर टाइप्स। अब जनरली ये जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो 3 तरह से हो सकते हैं। पहला है ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स, जैसे एंजाइटी, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी एक्सेट्रा। जैसे मैं एग्जांपल वही लूं, डांस वाला एग्जांपल ले लूं कि आपकी डांस परफॉर्मेंस पर क्या जो है इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। आपकी डांस परफॉर्मेंस ही मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास में क्या है? ऑडियंस की चेयर करना, ठीक है, ऑडियंस आपको कितना चेयर करी वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जैसे मान लो आप बहुत ही एंजाइटी में थे, आप बहुत ही स्ट्रेस में थे, या आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पर आपको किसी में, जैसे मैं आपको एंजाइटी का एग्जांपल दूं कि आप बड़े ही हैरान परेशान हो गए, फिर आपको स्टेज पे भेज दिया गया कि जाओ डांस करो, बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी और आपका मेकअप अच्छे से नहीं हुआ, कॉस्ट्यूम अच्छी नहीं रही, मान लो एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, तो क्या होगा कि आप अपनी पर्सनल चीजों की वजह से, आपके अपने एंजाइटी लेवल की वजह से आपकी डांस परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए मुझे इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। सेकेंडली, सिचुएशनल या एनवायरमेंटल वेरिएबल्स ऑपरेटिंग एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, जैसे नॉइज है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी। मान लो जब मैं डांस करने गई तो जो मेरा जिस सॉन्ग पर मुझे डांस करना था ना, वो अच्छे से प्ले ही नहीं हो पाया, या वो प्ले होते होते बीच में अटक गया, या फिर मान लो उसमें किसी तरह का कोई ग्लिच आ गया, या वो ऐसे कुछ भरभराने टाइप आवाज आने लग जाती ना गानों में कभी कभी, तो वैसा कुछ होने लग गया। तो इस तरीके की जब चीज होगी तो कहीं ना कहीं मेरी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी। तो इसलिए मुझे इन चीजों को क्या करना है? कंट्रोल करके रखना है। कोई सिचुएशन या मेरे एनवायरनमेंट में कोई चीज प्रेजेंट है तो मुझे उसको कंट्रोल करके रखना है। थर्ड है सीक्वेंशियल वेरिएबल्स। सीक्वेंशियल वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि द सीक्वेंस रिलेटेड वेरिएबल्स अज्यूम सिग्निफिकेंस व्हेन द पार्टिसिपेंट इन एक्सपेरिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड इन सेवरल कंडीशंस। मतलब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि जैसे मान लो कि जो आप डांस परफॉर्मेंस है आपकी वो शाम को है, और आपने पहले जो है मान लो सुबह से पूरा आपके स्कूल के अंदर कोई वो चल रहा था, कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई इवेंट जो है चल रहा था, और कोई ऐसे पूरा माना था कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे था, तो आपने क्या करा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए बहुत सारी परफॉर्मेंसेस बनाई थी, और आपका सुबह 12 बजे से शाम को जो है मान लो 8 बजे तक फंक्शन चला, तो उसमें आपकी 5 परफॉर्मेंसेस थी। तो मान लो सुबह आपको स्पीच देना था, फिर आपको जो है उसके बाद में कोई आपको सॉन्ग गाना था, फिर उसके बाद में आपको किसी तरह का कोई एक्ट करना था, फिर उसके बाद में आपको किसी तरह का कोई वापस से मान लो सॉन्ग था, और उसके बाद में आपकी डांस परफॉर्मेंस थी। तो वो जो एक सीक्वेंस था यहाँ पर, वो क्या था कि आपका बहुत ही बिजी वाला स्केड्यूल था। तो उसके बाद में जब आपने लास्ट में परफॉर्म किया तो कहीं ना कहीं ये एक चीज कही जाएगी कि अरे यार वो दिन भर से परफॉर्म करी थी, फिर लास्ट की ये वाली उसकी परफॉर्मेंस थी, तो इसलिए थोड़ा सा जो है मतलब हो सकता है कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया, हो सकता है थक गई होगी। तो वो सीक्वेंस को हमको कंट्रोल करना है, मतलब उन सारी चीजों को हमको क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है एक तरीके से। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट, उसके अलावा बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, कॉन्स्टेंट रहेंगी।
तो सीक्वेंस वेरिएबल यही होता है कि आपके जो भी पार्टिसिपेंट एक्सपेरिमेंट में है उसने कितनी सारी कंडीशंस में उसको जो है मतलब क्या सारी उसकी इंपॉर्टेंस थी। Exposure to many conditions may result in experimental fatigue or practice effects, so which may influence the result of the study and make the interpretation of the findings difficult. अब जैसे आपने बहुत सारे काम करे, बहुत सारी एक्टिविटीज आपने करी, तो कहीं ना कहीं आप थकान हो गई होगी, आपको आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी रह गई होगी, तो इसलिए शायद आपको जो है रिजल्ट सही ना मिले। तो इसीलिए वो सीक्वेंस को भी हमको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल रेलिवेंट वेरिएबल्स एक्सपेरिमेंटर्स यूज सेवरल कंट्रोल टेक्निक्स। अब इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि बाकी सारे वेरिएबल्स को कंट्रोल करके रखना है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए जो भी रिसर्चर होता है वो अपनी अपनी जो है सेवरल टेक्निक्स को फाइंड आउट करता है जिसके थ्रू एक्सपेरिमेंट इजीली कंडक्ट हो सके और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो हमको पता चल सके। अगर हम उसको पता नहीं लगा पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, या परफॉर्मेंस या फिर हमको जो इफेक्ट स्टडी करना है जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस हो जाएगा। आया समझ में इतना? आई होप सो यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको कैसे कंट्रोल करना है उन वेरिएबल्स को, उसकी हम कुछ टेक्निक समझते हैं। ठीक है, कैसे वेरिएबल को कंट्रोल करना है उसकी कुछ टेक्निक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आया जो अभी तक यहाँ पर पढ़ाया, जो अभी तक मैंने जो सारी चीजें बोली? ठीक है, देखो अब सिंस द गोल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज टू मिनिमाइज एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, द बेस्ट वे टू हैंडल दिस प्रॉब्लम इज टू एलिमिनेट देम फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, द एक्सपेरिमेंट मे बी कंडक्टेड इन अ साउंड प्रूफ एंड एयर कंडीशंस रूम टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ नॉइज एंड टेम्परेचर। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट में जो बाकी दूसरे वेरिएबल्स हैं उसको कम करना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनको वहां से एलिमिनेट ही कर दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वहां पर जो है बहुत ज्यादा शोर हो रहा है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, तो आप किसी ऐसे रूम के अंदर मतलब जो है एक्सपेरिमेंट कर लो जहां पर जो कि मतलब साउंड प्रूफ है, जहां पर नॉइज नहीं आएगा, जो कि एयर कंडीशनड है, तो जहां पर जो है टेम्परेचर जो है मतलब बिल्कुल सही रहेगा। अब जैसे मतलब उनका कहने का मतलब ये एक एग्जाम्पल वो ये दे रहे हैं कि जैसे मान लो स्पोर्ट्स की आप बात करो कि एथलीट की परफॉर्मेंस की आप बात करो कि भाई बहुत ज्यादा धूप हो गई तो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ेगा, तो आप ऐसी जगह पर एक्सपेरिमेंट करो, ऐसी जगह पर उसके मतलब जो है चेयरिंग को और उसकी परफॉर्मेंस की कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को समझो जहां पर एयर कंडीशन रूम हो, ऐसे रूम में उसको जो है गेम खिलवा लो। एलिमिनेशन इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन ये चीज क्या हमेशा पॉसिबल हो सकती है? क्या आप फुटबॉल का मैच किसी एक बंद रूम के अंदर करवा सकते हो? नॉट पॉसिबल, मतलब उतना सही नहीं लगेगा, है ना। जो चीज जहां पर हो सकती है, आउटडोर गेम्स आउटडोर में ही खेले जाएंगे, घर के अंदर तो नहीं खेले जा सकते, तो एलिमिनेशन जो है वो हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता। एंड इन सच केसेस एफर्ट शुड बी मेड टू होल्ड देम कॉन्स्टेंट सो दैट देयर इफेक्ट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। तो इसीलिए हमको ऐसे एफर्ट करने चाहिए जहां पर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब जैसे नॉइज वाली प्रॉब्लम है तो ठीक है, साउंड प्रूफ रूम के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट कर लो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं ना जहां पर आप एक्सपेरिमेंट में एलिमिनेशन नहीं कर सकते हो, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो है आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आपको उनको कांस्टेंट ही रखना है, आपको हमेशा उनके प्रभाव को, उनके इफेक्ट को कम करना है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। कितना ज्यादा आप उसको रोक सकते हो, आपको उसको उतना ज्यादा रोक के रखना है। एंड फॉर कंट्रोलिंग ऑर्गेनिज्मिक एंड बैकग्राउंड वेरिएबल्स मैचिंग इज ऑल्सो यूज्ड। अब जो ऑर्गेनिज्मिक मतलब इसका मीनिंग ये होता है, ये जो वाले वेरिएबल्स होते हैं कि जहां पर जो पर्सन है उसके अपने पर्सनल जो भी सारी चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी के मन में डर है, किसी के मन में मोटिवेशन नहीं आ रहा है, या कोई बहुत ही एंथुसियास्टिक है, तो वो सारी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो। बैकग्राउंड वेरिएबल्स जैसे रूरल, अर्बन, कास्ट, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये चीजें भी कभी कभी हमारी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसको अफेक्ट कर देती है। जैसे आप कोई सोसाइटी में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, आप सोसाइटी में पॉवर्टी को समझना चाह रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सोसाइटी के अंदर कि गरीबी जो है वो कितनी ज्यादा है। अब आप तो यही पढ़ रहे हो, तो आप उसमें ये क्यों देखोगे कि रूरल एरियाज में है, अर्बन एरियाज में? आप तो इंडिया के अंदर पॉवर्टी को पढ़ रहे हो, तो आप सिर्फ पॉवर्टी को पढ़ोगे, बाकी चीजों को आप कांस्टेंट रखोगे। रूरल एरियाज है, अर्बन एरियाज है, ये सारी चीजें तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगी। तो ये जो बैकग्राउंड वेरिएबल्स होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स होते हैं ना, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए आप मैचिंग कर सकते हो। इन दिस प्रोसीजर द रेलिवेंट वेरिएबल्स इन द टू ग्रुप्स आर इक्वेटेड और आर हेल्ड कांस्टेंट बाय टेकिंग मैच्ड पेयर्स अक्रॉस कंडीशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो इन शॉर्ट ये है कि आप जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप उस अकॉर्डिंग जो भी सारे वेरिएबल्स आपके आसपास में प्रेजेंट है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की मतलब जो है आप किस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करोगे उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको वेरिएबल्स को चूज करना है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है।
देन काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक, आप काउंटर बैलेंस भी कर सकते हो। काउंटर बैलेंस कैसे कर सकते हो? इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द सीक्वेंस इफेक्ट। जो हम सीक्वेंस की बात कर रहे थे ना, कि जैसे पहले कोई चीज हुई, फिर सेकंड कोई चीज हुई, फिर थर्ड कोई चीज हुई, फिर फोर्थ कोई चीज हुई, फिर फिफ्थ पे आपकी परफॉर्मेंस थी, तो कहीं ना कहीं उस सीक्वेंस की वजह से आपकी वो लास्ट वाली परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ रहा है। तो इस सीक्वेंस वाली चीज को कम करने के लिए आप काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक यूज कर सकते हो। आप कैसे करोगे? सो सपोज देयर आर 2 tasks to be given in an experiment. Rather than giving the 2 tasks in the same sequence, the experimenter may interchange the order of the task. Thus, half of the group may receive the task in order of A and B, while the other half in order of B and A. Or the same individual may be given the task in A, B or B, A order. मतलब ये कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सुबह 12 बजे से लेके रात में 8 बजे तक परफॉर्मेंस होनी थी। एक लड़की थी, लड़की का नाम क्या नाम ले लें? लड़की का नाम ले ले तो दीक्षा ले लेते हैं, ठीक है। अब लड़की का नाम था दीक्षा। इस लड़की को जो है 5 परफॉर्मेंस मिली, तो इसकी सुबह 12 बजे स्पीच थी। क्या थी? सुबह 12 बजे इसकी स्पीच थी, और फिर उसके बाद में 2 बजे इसको एक सॉन्ग जो है सिंग करना था। फिर इसका जो है 3 बजे किसी तरह का कोई एक्ट था, कोई प्ले ये कर रही थी। फिर मान लो इसकी 5 बजे जो है वापस से कोई सिंगिंग परफॉर्मेंस थी। मान लो ये वाली जो है ग्रुप परफॉर्मेंस थी, ये वाली सोलो परफॉर्मेंस थी, और फिर 8 बजे इसकी डांस परफॉर्मेंस थी। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब ये एक सीक्वेंस है, तो हमको क्या एक चीज पढ़नी है? हमको सिर्फ पढ़ना है कि इसकी डांस परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट होता है। तो हम इसका सीक्वेंस बदल सकते हैं ना, काउंटर बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि भाई डांस की परफॉर्मेंस स्पीच के बाद में रख दो, या डांस की परफॉर्मेंस पहले रख दो। अब पहले तो नहीं हो सकती, स्पीच तो पहले ही होगी, तो हमने डांस की परफॉर्मेंस सेकंड पर कर दी, बाकी सारी परफॉर्मेंसेस को नीचे कर दिया। तो आप एक काउंटर बैलेंस कर सकते हो। अगर आप 2 वेरिएबल के बीच में देख रहे हो इस एक चीज को, तो आप उसमें सीक्वेंस को बदल दो। एक वेरिएबल में ए बी कर दो, दूसरे वेरिएबल में बी ए कर दो। मतलब जस्ट एक एग्जांपल यहां पर दिया था, बट उससे ज्यादा बेटर ये एग्जांपल मेरे को आपको लग रहा है कि आप बैलेंस कर लो ना, आप बैलेंस कर लो। काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक ले आओ कि अगर ये वाला काम तब हो रहा है, ये वाला काम तब हो, तो ताकि उसकी एक जो परफॉर्मेंस है उस पर किसी तरह का कोई अफेक्ट ना पहुंचे। Then random assignment of participants to different groups eliminates any potential systematic differences between groups. आप randomly किसी को assignment दोगे तो क्या होगा ना कि different groups का जो मतलब वही सारी चीजें हैं कि different groups eliminates any potential systematic differences between groups. तो किसी तरह के जो भी differences होंगे ग्रुप्स के बीच में वो कम हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं वो जो extraneous variables हैं वो आपके उनका जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। Then the strength of a well-designed experiment is that it can provide, relatively speaking, a convincing evidence of a cause-effect relationship between 2 or more variables. However, experiments are often conducted in a highly controlled laboratory situation, and in this sense, they only stimulate situations that exist in the outside world. तो यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं कि जो भी एक बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, जो एक वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट होता है, जैसा एक्सपेरिमेंट करने को हम बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट में आप चेंज लेकर आओ तो इफेक्ट हमको डिपेंडेंट में देखने को मिले, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहें। तो ये एक जो वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट होता है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किस एक चीज में होती है कि आप कैसे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बना पा रहे हो। लेकिन बहुत बार एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सिचुएशन के अंदर किए जाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप मतलब जो है कंडीशन सिचुएशंस जो भी एग्जिस्ट करती हैं वो इन दिस सेंस दे ओनली स्टिमुलेट सिचुएशंस दैट एग्जिस्ट इन आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब ऐसी चीजें जो आप एक कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर कर रहे हो, सिर्फ उसी में आप एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर पाते हो। लेकिन जब आप बाहरी दुनिया में जाते हो, जब बाहर आप किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें वो एक वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता। दे आर फ्रीक्वेंटली क्रिटिसाइज्ड फॉर रीजन। तो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ना वो इस एक चीज के लिए क्रिटिसाइज की जाती है कि आप एक कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर तो बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो क्योंकि वहां पर आपने सारे चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर रखे हैं। लेकिन जब आप आउटसाइड वर्ल्ड में जाते हो तो कहीं ना कहीं ये इसका एक डीमेरिट है क्योंकि आप सिचुएशंस को स्टिमुलेट नहीं कर सकते। जो चीज जैसे जो आपने पढ़ा था ना ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर कि एक नेचुरलिस्टिक होती है, एक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है। तो नेचुरलिस्टिक जो जैसी सिचुएशन है हमने वहीं पर जाके ऑब्जर्वेशन किया, कंट्रोल जहां पर हमने अपनी तरफ से किसी तरह की एक सिचुएशन क्रिएट करी और फिर हमने उसको ऑब्जर्व करा। तो इस तरह से इसके ये क्रिटिसिज्म है कि आप उसको आउटसाइड वर्ल्ड में चीजों को स्टिमुलेट नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं लेके आ सकते। सो द एक्सपेरिमेंट्स में प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट डू नॉट जनरलाइज वेल और अप्लाई टू रियल सिचुएशंस। इन अदर वर्ड्स दे हैव लो एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड सिर्फ उन्हीं चीजों में यूज की जा सकती है जहां पर आप चीजों को स्टिमुलेट कर सकते हो, उन चीजों में नहीं की जा सकती जो रियल सिचुएशंस में है चीजें। मतलब जो नेचुरल चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उसमें आप उसको नहीं कर सकते। तो मतलब
मतलब इसकी जो वैलिडिटी है वो एक्सटर्नल वैलिडिटी इसकी कम है। कंट्रोल्ड सिचुएशन में तो आप एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट नेचुरल सिचुएशन में आप शायद नहीं कर सकते। Another limitation of the laboratory experiment is that it is not always feasible to study a particular problem experimentally. Like for example, an experiment to study the effect of nutritional deficiency on intelligence level of children cannot be conducted as it would be ethically wrong to starve anyone. अब दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि हमेशा हर एक एक्सपेरिमेंट को फिजिबल रिजल्ट जो है, मतलब एक्सपेरिमेंट करके हर एक स्टडी में या हर एक प्रॉब्लम में हमको फिजिबल रिजल्ट्स नहीं मिलते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमको एक्सपेरिमेंट करना है कि कुछ बच्चे हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और इसकी वजह से जो है मतलब उनके इंटेलिजेंस लेवल पर भी अफेक्ट पड़ता है, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने की वजह से बच्चों के इंटेलिजेंस के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है। अब हमको ये स्टडी करनी है, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि आप बच्चों को लेबोरेटरी में लेकर आओ और आप उनको बहुत दिन तक भूखा रखो ताकि उनके अंदर ना खाना होगा, ना न्यूट्रिशंस होंगे, ना विटामिन्स होंगे, तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देगा, उनका इंटेलिजेंस लेवल आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक चीज एथिकली बहुत गलत है कि आप बच्चों को भूखा रख रहे हो एक्सपेरिमेंट के अंदर लाके। तो इसीलिए आप ऐसे चीजों को लेके एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी के अंदर नहीं किया जा सकता। थर्डली, The problem is that it is difficult to know and control all the relevant variables. इसी के साथ साथ में कौन कौन सा वेरिएबल रेलिवेंट है, कौन सा वेरिएबल को कंट्रोल करना चाहिए, ये एक चीज को समझना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है। अब देखो अभी तक क्या डिस्कस करा, अभी हमने देखा कुछ टेक्निक्स जिससे कि हम वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे हमने काउंटर बैलेंसिंग की बात करी, हमने बात करी कि आप एलिमिनेट कर दो उस एक वेरिएबल को, हमने बात करी कि अगर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते तो आप उसको जो है क्या करके रखो, कंट्रोल करके रखो, आप उसको कंट्रोल करके रख सकते हो। ये सारी टेक्निक्स हमने पढ़ी वेरिएबल को कंट्रोल करने की। सेकेंडली हमने बात करी लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड की। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसे आप लैब के अंदर नहीं कर सकते, और एक्सपेरिमेंटल मेथड कंट्रोल्ड सेटिंग में होती है, तो जो नेचुरल या जो रियल लाइफ कंडीशंस होती हैं आप उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तीसरा, कौन सा वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, कौन सा वेरिएबल को नेग्लेक्ट करना है, इस एक चीज को जानने समझने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो वेल डिजाइन करना एक्सपेरिमेंटल मेथड को थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। ऐसा समझ में क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अभी तक जैसे हमने छोटे मोटे एग्जांपल्स के थ्रू समझ तो लिया उसको, बट उसके भी अपने लिमिटेशंस होते हैं जो हमको जरूर पता होना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी। क्लियर है? यहाँ तक आ गया सारा कुछ समझ में? आई होप इतने में भी अब कोई डाउट नहीं होगा। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फील्ड एक्सपेरिमेंट्स एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट्स। क्वासी या कासी जो भी बोलते हैं इसको, मेरे ख्याल से क्वासी इसको प्रोनाउंस करते हैं, है ना। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स या क्वासी एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, इस एक चीज को समझो। अभी तक जो समझा आई होप वो क्लियर होगा, फिर बाद में सारा कुछ जो है हम एक साथ में मिलाएंगे, सार बनाएंगे सारी चीजों का। सो इफ अ रिसर्चर वांट्स टू हैव हाई जनरलाइजेबिलिटी और टू कंडक्ट स्टडीज व्हिच आर नॉट पॉसिबल इन लैबोरेटरी सेटिंग, ही और शी मे go to the field or the natural settings where the particular phenomena actually exist, and in other words he or she may conduct a field experiment. देखो यहाँ पर दो टर्म है, एक है फील्ड एक्सपेरिमेंट, दूसरा है क्वासी एक्सपेरिमेंट। फील्ड का मतलब आप समझ रहे हो, फील्ड का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब आप फील्ड में जाकर या किसी ऐसी जगह पर जाकर एक्सपेरिमेंट करते हो, फील्ड में जाकर एक्सपेरिमेंट करते हो, तो जनरली क्या होता है कि जैसे रिसर्चर को किसी ऐसी चीज के ऊपर रिसर्च करनी है जिसको आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, तब वो क्या करेगा, वो फील्ड में जाएगा। ठीक है, फील्ड में जाएगा और रिसर्च करेगा या एक्सपेरिमेंट करेगा जिसके थ्रू उसको जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए है, आउटकम उसको चाहिए, वो उसको मिल जाए। इसे कहा जाता है फील्ड एक्सपेरिमेंट, जब रिसर्चर लैब के अंदर नहीं बल्कि बाहर नेचुरल सेटिंग के अंदर जाकर एक्सपेरिमेंट करता है। अब हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो भी एक्सपेरिमेंटल मेथड होती है, जो भी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो लैब के अंदर ही होते हैं, कंट्रोल्ड सेटिंग के ही अंदर होते हैं। बट इसके अलावा जब रिसर्चर को ये चीज पता चलेगी कि ये एक्सपेरिमेंट तो मैं लैब के अंदर नहीं कर सकता हूं, तब वो कहां जाएगा, तब वो जाएगा नेचुरलिस्टिक सेटिंग में, नेचुरल कंडीशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, अ रिसर्चर may want to know which method would lead to better learning among students, lecture या demonstration method. So for this a researcher may prefer to conduct an experiment in the school. अब जैसे मान लो रिसर्चर को ये जानना है कि कौन सी मेथड ज्यादा अच्छी होती है बच्चों को चीजें सिखाने में, याद कराने में,
लेक्चर देना या डिमॉन्स्ट्रेट करना, ठीक है, क्या चीज, लेक्चर दे रहे हो आप या फिर आप एक तरफ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, तो कौन सी मेथड जो है वो ज्यादा अच्छी होगी, रिसर्चर ये जानना चाह रहा है, जिसके थ्रू बच्चे सीख सकते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप बच्चों को लैब में तो लेकर आओगे नहीं, दोनों मेथड के थ्रू सिखाओगे नहीं, आप क्या करोगे, स्कूल में चले जाओगे। क्योंकि क्या होगा ना, जैसे अगर आप मान लो आप ये भी बोलते हो कि भाई बच्चों को भी तो लैब में लाया जा सकता था, आज आप अपनी क्लास के अंदर पढ़ाई करते हो बैठ के, तो जब आप अपनी क्लास के अंदर पढ़ते हो, आपकी टीचर जब आपको समझाती है, तो आपका एक मतलब आप कैसे पढ़ोगे, सारी चीजों को कैसे याद करोगे, वो सारी चीजों को लेके एक आपका माइंडसेट ऑलरेडी हो चुका है। अब मान लो कल को आपसे कहा जाए आपका स्कूल बदला जा रहा है और किसी दूसरी जगह में मान लो वो कोई लैब है, वहां पर आपको ले जाया जाएगा, वहां पर आपको बिठाया जाएगा और वहां पर आप पढ़ोगे और वहां पर जो है मतलब अलग तरीके का एक पूरा सिनेरियो बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़े से अनकॉन्शियस हो जाओगे, थोड़ी सी एक नर्वसनेस भी रहेगी कि नई जगह पर आए हैं, कैसे क्या होंगी सारी चीजें, उन चीजों को लेकर रहता है ना, मन में बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो इस तरह से वो क्या कर सकता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर अफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए अगर आपको उस एक चीज को कंट्रोल करके रखना है तो आप नेचुरल सेटिंग में ही जाकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो नेचुरल सेटिंग क्या होगी कि जैसे आप एक स्कूल में चले गए, आप स्कूल में चले गए, वहां पर आपने देखा कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाती है तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू या वो लेक्चर के थ्रू ज्यादा अच्छे से जो है लर्न कर पाता है। तो ऐसे जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं फील्ड में जाके या उसी जगह पर जाके नेचुरलिस्टिक सेटिंग में जाके, उसे फील्ड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। The researcher may select two groups of participants, teach one group by demonstration method and another group by the normal teaching method for some time. So he or she may compare their performance at the end of the learning session, and in such type of experiments, the control over relevant variables is less than what we find in laboratory experiments. अब यहाँ पर जो रिसर्चर है वो ये देखेगा, वो एक सेटिंग मतलब एक तरह से वो दो ग्रुप को लेगा, एक ऐसे ग्रुप को लेगा जहाँ पर टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू पढ़ा रही है, दूसरा वो ग्रुप ऐसा लेगा जहाँ पर नॉर्मल टीचिंग के थ्रू जो है आपको सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। डिमॉन्स्ट्रेट करके पढ़ाना अलग होता है और लेक्चर देके पढ़ाना एक चीज अलग होती है। तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, वो परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकता है कि कैसे सारी चीजें चलती हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट में ये एक चीज होती है कि जो रेलिवेंट वेरिएबल्स होते हैं उसके ऊपर आपका कंट्रोल कम से कम होता है, रेलिवेंट वेरिएबल्स के ऊपर आपका कंट्रोल कम से कम होता है, जो आप लेबोरेटरी सेटिंग के अंदर जो है कर सकते हो। मतलब वही जो अभी मैंने आपको वेरिएबल वाली बात बताई कि आप अदर वेरिएबल्स को कंट्रोल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये सारी चीजें। सो ऑल्सो इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, मेनी वेरिएबल्स कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन द लेबोरेटरी सेटिंग्स। लेकिन ये चीज क्या होती है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है कि आप बच्चों को लैब के अंदर लेकर जाओ, फिर उसके बाद में आप पूरी एक सेटिंग बनाओ, फिर वहां पर पढ़ो, तो एक तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और जो है समय भी जो है मतलब बहुत ज्यादा लगेगा, एक्सपेंसिव भी होगा, पैसा भी हमारा लगेगा, एक पूरी सेटिंग हमको करनी पड़ेगी। तो बेटर है ना कि जो चीज जैसी हम उसको वहीं पर ही जाकर पढ़ ले। तो इसीलिए और साथ ही साथ में लेबोरेटरी सेटिंग में जो है ना वेरिएबल्स को आप मैनिपुलेट भी मतलब कैसे करोगे क्या करोगे वो सारी चीजें रहती हैं। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट बेसिकली यही होता है कि जहां पर आप उनको वहीं ले जाकर एक्सपेरिमेंट करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक ऑन चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, यू कैन नॉट क्रिएट दिस कंडीशन ना आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी। इन सच सिचुएशन द रिसर्चर अडॉप्ट्स द मेथड ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटेशन। अब दूसरा जो था यहाँ पर वो था हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। क्वासी का मतलब क्या होता है, एज इफ। क्वासी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एज इफ। एज इफ का मतलब क्या कि जो चीज जैसी है, एज इफ का मतलब क्या हो गया कि जो चीज जैसी है। तो जैसे मान लो अब आपको स्टडी करनी है, आपको स्टडी करनी है कि एक अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक में कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, ठीक है, कुछ बच्चों ने जो है अपने पेरेंट्स को खो दिया। तो अब इस एक चीज पर आपको स्टडी करना है कि बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, कैसा क्या सारी चीजें चलती हैं। तो आपको उसी जगह पर जाना पड़ेगा, है ना, आपको वहीं पर इन सारी चीजों को लेकर स्टडी करना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आप इसके लिए कोई लेबोरेटरी में कंडीशन बनाओगे, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। तो कोई अर्थक्वेक आया मान लो और वहां पर जो है बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, तो उसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है, तो आपको उसी कंडीशन में जाना पड़ेगा। In such type of experiment, the independent variable is selected rather than worried or manipulated by the experimenter. अब देखो इस सिचुएशन में एक चीज क्या हो रही है, यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सिलेक्ट कर रहे हो, आप उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं ला रहे हो। जैसे हम अभी तक पढ़ रहे थे तो हम क्या करते थे, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लेकर आते थे। मतलब कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे ए और बी वेरिएबल है, तो जब ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट ये क्यों है, डिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किसी तरह का कोई चेंज लेकर आओगे, कोई कॉज इसमें होगा, तब इसका इफेक्ट हमको बी पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो बी वेरिएबल है वो ए के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अब लेकिन जब आप क्वासी एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं लेकर आते हो, बल्कि आप वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेते हो। अब जैसे यहाँ पर जो बच्चे हैं उनने अपने पेरेंट्स को खो दिया,
तो इसमें आपने अपनी तरफ से कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, बल्कि ये ऑलरेडी एक सिचुएशन थी, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको आपने जो है सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वी कैन हैव चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन द अर्थक्वेक एंड इन द कंट्रोल ग्रुप चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक बट डिड नॉट लूज देयर पेरेंट्स। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एक्सपेरिमेंट करा, तो इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने ये करा कि आपने उन बच्चों को लिया जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था अर्थक्वेक में, और कंट्रोल ग्रुप में आपने ऐसे बच्चों को लिया जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोए नहीं थे पर उन्हें अर्थक्वेक को फेस किया था। मतलब कि मान लो ये कोई एक रीजन है, इस रीजन में अर्थक्वेक आता है, तो आधे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, आधे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को तो नहीं खोया पर अर्थक्वेक को उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया था। तो ये जो सेकेंड वाला ग्रुप है आपका, जहां पर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को नहीं खोया है बट उन्हें अर्थक्वेक को फेस किया है, वो कंट्रोल ग्रुप है, क्योंकि वो इस एक्सपेरिमेंट में इंक्लूडेड है पर वहां हमने कोई चेंज नहीं किया। और सेकंड जो आपका ग्रुप है, वहां पर ये चेंज हुआ कि वहां पर जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स खो चुके हैं वो, ठीक है, दे लॉस्ट देयर पेरेंट्स। तो ये दो कंडीशंस हो गई आपकी, और ये आपका एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप क्वासी एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप एज इफ की बात कर रहे हो, जो चीज जैसी है उसी की आप बात कर रहे हो, तो आप इसमें किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन, किसी तरह का कोई चेंज लेकर नहीं आते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, आया ये भी समझ में। तो बेसिकली जो आपका फील्ड और क्वासी एक्सपेरिमेंट है वो किन एक चीजों को लेकर है कि जहां पर आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो। जब आप लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो तो वो आपका क्वासी या वो आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट में ऐसा है कि जैसे आप लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हो, आप वैसे ही सेम फील्ड के अंदर करोगे, बस ये है कि आप लैब के अंदर नहीं हो बल्कि आप नेचुरल सेटिंग में हो। क्वासी में ये है कि आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे, आप जस्ट किसी एक कंडीशन को सिलेक्ट कर लोगे जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और फिर उसके बाद में आप उसका इफेक्ट जो है समझोगे। तो क्वासी भी आप कर रहे हो नेचुरल सेटिंग के ही अंदर, बस फर्क इतना है कि इसमें आप किसी तरह का कोई चेंज, किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन लेकर नहीं आते हो। आइए यहाँ पर समझें। अब जैसे हमने फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात करी, तो फील्ड एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा कि हमने दो ग्रुप्स को लिया। फर्स्ट ग्रुप में जो बच्चे थे उनको हमने लेक्चर के थ्रू पढ़ाया, और जो सेकंड ग्रुप के बच्चे थे उनको हमने जो है डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू पढ़ाया। तो ये आपने अपनी तरफ से इनपुट्स दिए थे, अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस किया था, और फिर बच्चों ने कैसा पढ़ा, आपने उस एक चीज को समझा, वो तो ये आपके कॉज हो गए और जो रिजल्ट आया वो आपका इफेक्ट हो गया। सेकेंडली, जब आप क्वासी एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप कोई चेंज नहीं लेकर आते हो, जस्ट जो चीज जैसी कंडीशन है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर दिया था अर्थक्वेक में, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, ये आपका एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया। और साथ ही साथ में जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को लॉस नहीं किया था बट उन्हें अर्थक्वेक को फेस किया था, ये आपका कंट्रोल ग्रुप हो गया। अब इनके ऊपर जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो इन सारी चीजों के थ्रू क्या इफेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं उसको हम स्टडी करेंगे, तो वो हो गया आपका क्वासी एक्सपेरिमेंट। बस ये एक डिफरेंस है फील्ड और क्वासी एक्सपेरिमेंट में। और अब अगर आप बात करो कि एक्सपेरिमेंट जो हमने किए, तो एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोल्ड सेटिंग में ही होते हैं, बट जब हमने उसके डीमेरिट्स को देखा कि आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप पता नहीं लगा सकते हो लैब के अंदर, तब हम फील्ड या क्वासी एक्सपेरिमेंट्स पर आए। And thus a quasi experiment attempts to manipulate an independent variable in a natural setting using naturally occurring groups to form experimental and control groups। और quasi experiment में आप जो है independent variable को natural settings में ही रहकर manipulate करते हो, और natural occurring groups को, मतलब चीजों को लेकर, मतलब जो चीज ऑलरेडी हो रही है ना वही manipulate कर रही है आपके independent variable को, आप उसमें कोई input नहीं दे रहे हो। जैसे कि अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक में बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, तो वो ऑलरेडी नेचुरली वो एक चीज हुई थी, उसमें हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया था, और इस एक चीज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह। यहां तक समझ में, आई होप इतने में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो बेसिकली अभी तक जो सारा कुछ पढ़ा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से रिलेटेड या एक्सपेरिमेंटल मेथड से रिलेटेड, उसको एक बार रिकॉल करते हैं कि जब आप साइकोलॉजी में किसी साइकोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी कर रहे हो तो आपने उसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज किया है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखोगे, आप उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बनाओगे, आप उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बनाओगे, आप उसमें वेरिएबल का पता लगाओगे। वेरिएबल दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जहां पर आप चीजों में चेंज लेकर आ रहे हो, डिपेंडेंट जहां पर आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसी के थ्रू हमको कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का पता चलता है। एक्सपेरिमेंट्स आप हमेशा कंट्रोल्ड सेटिंग के ही अंदर करोगे, ठीक है। अब वेरिएबल है तो वेरिएबल दो ही होने चाहिए, बाकी सारे वेरिएबल्स को हमको क्या करना है, कंट्रोल करके रखना है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हमने पढ़ी कि आप कैसे वेरिएबल को कंट्रोल करके रख सकते हो, जो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या एक चीज
देखी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड की अपनी लिमिटेशंस होती हैं कि आप जो है मतलब बाहरी चीजों को नहीं देख सकते हो, उनको स्टडी नहीं कर सकते हो, तब हमने फील्ड या क्वासी एक्सपेरिमेंट्स की बात करी। आई होप सो पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा और किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा अब एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। तो ढेर सारे एग्जांपल्स के साथ में हमने हमारी एक्सपेरिमेंटल मेथड को कर लिया है कंप्लीट। आई होप सो सब समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, कोई एग्जांपल है, कुछ भी जो मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, आपके सारे क्वेश्चंस को मैं वहां भी आंसर करूंगी। क्लियर है? सो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां पर हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशनल रिसर्च के बारे में। क्लियर है? आगे यहां तक सारी चीजें समझ में, सब बस नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझसे ले लो कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो देखो आपको सारे लेक्चर्स कहां पर मिलते हैं, यूट्यूब पर मिल ही जाते हैं। साथ ही साथ में आपको मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है तो वो भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद में चाहिए कि सारे लेक्चर, सारे कोर्स, सब कुछ बिल्कुल एक ही जगह मिल जाए सीक्वेंस वाइज, बिना किसी दिक्कत के, कुछ ढूंढने में हमको समस्या ना हो। तो बहुत सिंपल सा काम आपको करना है, बस गूगल पे जाना है, एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ये एंटर करोगे ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास, जो भी कोर्स, जो भी स्टडी करना है बस उस पर क्लिक किया, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोज आएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोज देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड ये आगे सारे चैप्टर वाइज वीडियोस। चैप्टर पे क्लिक किया, ये आगे सारे सब टॉपिक, सभी के आगे वॉच नाउ है। जो भी सब्जेक्ट, जो भी कोर्स, जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो आपका ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। ये नहीं देखना है आपको, कुछ और देखना है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई और टॉपिक पढ़ना है, यहाँ से आप कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन, यानी कि क्वालिटी कंटेंट मिलेगा बेस्ट टीचर्स के साथ में, कोई पेमेंट भी नहीं करना, कोई पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना, कोई कूपन भी नहीं खरीदना। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स से पढ़ाई कर सकते हो। बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी इसके बारे में बताओ ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। सो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।